सृजन संवाद की 144वीं गोष्ठी में आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं। सबको नमस्कार। और साथ ही हम स्वागत करेंगे अपने आज के तीनों पैनलिस्ट का। सबसे पहले विजय शर्मा मैम का स्वागत है। फिर विमल भाई विमल चंद्र पांडे जुटे हुए हैं हमारे साथ मुंबई से, और डॉक्टर M.K. पांडे जुटे हुए हैं दिल्ली से आज हमारे साथ। और आज जो है हम याद कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में महान शोमैन बॉबी हिना के सारे जो हिना की जो पूरी संकल्पना अपने साथ रखे हुए और आग और आह से शुरू करते हुए यहाँ तक आते हैं महान शोमैन राज कपूर के बारे में। और मेरे लिए राज कपूर की जो याद है वो मेरा नाम जोकर की है, पहली याद। और मेरा नाम जोकर से पहले एक टीवी में मैंने पहली बार जो मूवी जो मुझे याद है राज कपूर की, वो एक मूवी थी आग। और उसका एक सीन था कि छोटा राज कपूर जो है वो क्लास में एक रास्ते में वो देखते हुए आ रहे हैं कि एक सर्कस का इश्तेहार हो रहा है कि भाइयों बहनों आइए, और वो बालक के मन में है कि मुझे सर्कस देखने जाना है। और अचानक जो है क्लास का टीचर जो है वो एक जोकर में परिवर्तित हो जा रहा है, और वो एक जोकर जो है वो पढ़ा रहा है बच्चों को। और अचानक एक चपत लगती है टीचर की बच्चे को कि क्लास में वापस आओ। तो वो एक याद थी, राज कपूर की पहली याद है वो फिल्मों की। आह मैंने शायद सबसे पहली पिक्चर उनकी आग और आह लगभग एक साथ देखी थी, तो याद और वो सीन याद रहता है। और फिर बाद में राज कपूर के बहुत सारी फिल्में देखी, खोज कर देखी कि और जाना कि क्या है राज कपूर होने का मतलब। और एक बहुत मज़ेदार चीज़ है कि टीवी के दौर में दूरदर्शन पर एक इंटरव्यू देखा था जो राज कपूर के पहले डायरेक्टर थे उनका, कि वो पहले सीन में राज कपूर एक स्पॉट बॉय के रूप में काम कर रहे हैं फिल्म में, और बादशाह सलामत की दाढ़ी उनके वो फिल्म के क्लैप वाले उसमें फंस जाती है, जिसके लिए बेचारे मार भी खाते हैं, और सूर्योदय का समय निकल जाता है। उस फिल्म की शूटिंग डिले होती है एक दिन, और उसके लिए राज कपूर को थप्पड़ भी पड़ता है। तो वहाँ से और एक ऐसा शोमैन की जब अपने लाइफ के आखिरी स्टेज में राज कपूर उठ करके और दादा साहब फाल्के लेने की परिस्थिति में नहीं थे, तो राष्ट्रपति उन तक आकर के उनको पुरस्कार देते हैं। तो ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है एक व्यक्ति का, राज कपूर के पूरे जीवन का, आज राज कपूर के जन्म के 100 साल होने के लिए हम लोग आज जुटे हुए हैं, और आज इन्हीं सब पहलुओं पे विचार होगा, बातचीत होगी, चर्चाएं होंगी। और मैं एक छोटा परिचय, क्योंकि ये हमारे जो तीनों पैनलिस्ट हैं वो किसी चर्चा के किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो लेकिन रस्म अदायगी है, तो तीनों का एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं बहुत दो लाइन में करना चाहूँगा इससे पहले कि हम कार्यक्रम आगे बढ़ें। आज हमारे साथ सबसे पहले हैं डॉक्टर विजय शर्मा, सृजन संवाद की संस्थापक हैं, और ये पूरी संकल्पना मासिक गोष्ठियों की साहित्य, कला और संस्कृति पर इनकी सोच का नतीजा है कि महीने में एक बार हम लोग कभी पहले ऑफलाइन मिला करते थे, आजकल ऑनलाइन मिलते हैं। लगभग 38-40 किताबें मैम की आ चुकी हैं, और मुझे लगता है कि 3-4 और अभी पाइपलाइन में है, कुछ पे काम हो रहा है और कुछ प्रकाशन में है। तो लगातार लिखती पढ़ती रही हैं, फिल्म, सिनेमा, नोबेल पुरस्कारों जैसे 71 विषयों पर इन्होंने लगातार लिखा है, और ऐसे विषयों पर लिखा है कि जिन विषयों पर इनकी लिखी किताब के अलावा शायद दूसरी किताब खोजे से नहीं मिलती है। हमारे साथ विमल चंद्र पांडे हैं, a journalist turned writer and a writer turned a director and filmmaker. विमल ने पत्रकारिता शुरू की ANI से, और उसके बाद से माया नगरी UNI, और उसके बाद से UNI से विमल ने जो है लिखने की शुरुआत किया, और नवलेखन पुरस्कार, ये इलाहाबाद है भैया, जो नवीनतम है वो लहरतारा और दशा समेत।
तो दशाश्वमेध और लहर तारा हैं, और इनके साथ कहानी संग्रह हैं। विमल ने लगातार फिल्मों के लिए लिखा है, फिल्मों के बारे में लिखा है, और वो किताब भी उपलब्ध है इनकी सिनेमा पर, जिसमें काफ़ी उपयोगी टिप्पणियां हैं। इसके अलावा विमल चंद्र पांडे आजकल भोजपुरी में हाथ लगा दिए हैं। भोजपुरी में इन्होंने रेगुलर एक कॉलम शुरू किया है, और इसके अलावा एक भोजपुरी की शॉर्ट फिल्म, पहली साइंस फिक्शन फिल्म मध्यम भी इन्होंने बनाई है, जिसको डायरेक्ट किया है और बहुत मेहनत से बनाया है। ये उपलब्ध भी है। ये विमल भाई अपना फिल्म का एक जब बात करने की नौबत आएगी आपकी, तो आप बिल्कुल फिल्म से बिल्कुल। शुरू कीजिएगा, अपनी फिल्म से शुरू कीजिएगा, और उसका लिंक वगैरह भी आप बोलिएगा तो हम लोग शेयर कर देंगे, थोड़ा प्रमोशन होना चाहिए। और बिल्कुल तीसरे हमारे जो अतिथि हैं डॉक्टर एम के पांडे, सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, और 90s के दीवाने हैं, 90 पे आसपास की चीज़ों पे, फिल्मों पे, गानों पर लगातार लिखते रहे हैं, उस नॉस्टैल्जिया को जी रहे हैं, और इसके साथ साथ फिल्म पर, सिनेमा पर, और भोजपुरी के जो शेक्सपियर कहे जाते हैं, हालांकि मेरा इस पे विरोध है कि भोजपुरी का शेक्सपियर उनको कहने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी भोजपुरी के जो सबसे बड़ी शख्सियतों में से एक हैं भिखारी ठाकुर, उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है। इनकी पीएचडी भिखारी ठाकुर पे है, इन्होंने तमाम सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, ललन टॉप, फिल्मेनिया, इन सब जगहों पे इन्होंने भोजपुरी साहित्य, संस्कृति और पत्रकारिता के विभिन्न आयाम, विभिन्न पहलुओं पर बातचीत रखी है। तो अब इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम के फॉर्मल स्टार्ट के लिए मैं विजय मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा अपना उद्बोधन और साथ में हमारे अतिथियों का स्वागत यदि करें, तो फिर हम लोग इसके बाद राज कपूर पे बातें शुरू करेंगे। और मैम मैं चाहूँगा कि आज की शाम का मोमेंटम आप सेट करें, और हम लोग राज कपूर पे 2 विषयों पे बात करने वाले हैं। विमल जी ने अपने पसंद की विषय जो चुने, जिसका चुनाव उन्होंने किया है, वो है निर्देशक राज कपूर की फिल्मों में नायिकाएं, और डॉक्टर मुन्ना पांडे का जो विषय है वो है श्री 420 और उसके बाद का हिंदी फिल्म संसार। तो इन 2 विषयों पे हम लोग बात करने वाले हैं। मैम आपसे अनुरोध है कि अब आप स्वागत करें। थैंक यू वैभव जी। मंच पर उपस्थित तीनों व्यक्तियों को, तीनों शख्सियत को जो सिनेमा से जुड़ी हुई हैं, साहित्य से जुड़ी हुई हैं, उनको मेरा नमस्ते। साथ ही साथ चूँकि हम लोग फेसबुक लाइव पर भी हैं, तो सारे दर्शक श्रोताओं को भी मेरी नमस्ते। ये बहुत ही खुशी की बात है कि हम 144वीं गोष्ठी कर रहे हैं, और सृजन संवाद की ये 14वां साल चल रहा है। आज का दिन विशेष खुशी का है, और थोड़ा सा मेरे मन में गम भी है, क्योंकि एक और तो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं शोमैन राज कपूर के 100 बरस होने पर, उनकी फिल्मों पर, उन पर बात करते हुए। दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों में लगातार सिनेमा से जुड़े कई लोगों का इंतकाल हुआ है, तो उन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी सृजन संवाद की ओर से, अपनी ओर से भी। उस्ताद जाकिर हुसैन हालांकि सीधे तो सिनेमा से नहीं जुड़े थे, लेकिन उनको हम सब जानते हैं। वाह ताज कहते ही वही हमारे सामने आते हैं, और उनके लिए हम सबको अवश्य दुख है कि वो चले गए। श्याम बेनेगल, जो कि भारतीय सिनेमा में एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो भी गुजर गए। अगर हम जाकिर हुसैन को उस्ताद कहते हैं, तबला मास्टर को उस्ताद कहते हैं, तो सिनेमा के 2 गुरु असल में इस सप्ताह चले गए हैं। श्याम बेनेगल
श्याम बेनेगल पर बहुत लिखा गया, सोशल मीडिया पर भी बहुत लिखा गया। मैंने भी अपने ब्लॉग में लिखा, अमर उजाला में जो ब्लॉग लिख रही हूँ उस पर लिखा मैंने, और कल भी एक ब्लॉग पर मेरा आर्टिकल आने वाला है श्याम बेनेगल पर, और उनकी फिल्मों को देखते हुए हम सब बड़े हुए हैं। एम.टी. वासुदेवन, जिनसे हिंदी भाषाभाषियों का कम ही परिचय है, लेकिन वो भी सिनेमा से जुड़े रहे हैं। वो साहित्य, केंद्रीय साहित्य अकादमी, केरला साहित्य अकादमी और साहित्य अकादमी की फेलोशिप प्राप्त, साथ ही साथ उन्हें ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ। वो बहुत ही बड़े कद के लेखक रहे हैं। उनको साहित्य जगत के लोग या फिल्म जगत के लोग, मलयालम फिल्म जगत के लोग एमटी के नाम से ही जानते हैं। संयोग ऐसा है कि मेरी किताब पर्दे के पीछे, जो अभी हाल ही में आई है, उसमें उन पर एक आर्टिकल है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ वो स्क्रिप्ट राइटर के रूप में ही उपलब्ध है। लेकिन मैंने उनकी खूब फिल्म देखी है, जैसे कि मैं मलयालम फिल्म भी देखती रहती हूँ, तो बहुत सारी फिल्में देखी और उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, सिनेमा के लिए भी और साहित्य के लिए भी। तीसरा व्यक्तित्व जो इसी सप्ताह, बल्कि कल ही हमसे बिछड़ा है, वो कहने को तो पाकिस्तानी राइटर है, लेकिन सिनेमा से उनका बहुत नज़दीक का संबंध रहा है। वो है वासवी सिद्धवा, और उनकी कहानी जो है द क्रो ईटर्स, उसके आधार पर ही एक फिल्म भी बनी है, अर्थ, जो कि खूब प्रचलित भी रही, खूब उसकी आलोचना समीक्षा दोनों ही खूब हुई, पार्टीशन पर है। उन्होंने लिखा, वो भी सिनेमा और साहित्य दोनों से जुड़ी रही है, तो इनके लिए भी हम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ, जैसा कि मैंने कहा, आज हम लोग शोमैन के 100 वर्ष होने पर राज कपूर को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। राज कपूर से मैं समझती हूँ कम से कम हर भारतीय दर्शक का तो जुड़ाव रहा ही है, लेकिन वो तो विश्व के स्तर पर प्रसिद्ध रहे हैं। रूस में कह लीजिए या बहुत सारे दूसरे देशों में लोग आज भी भारत को अगर जानते हैं तो राज कपूर के नाम से ही उनको जानते हैं। एक दो यादें मेरी जुड़ी हुई हैं, खास करके बहुत सारी उनकी फिल्में देखी हैं, बहुत उन पर लिखा है, खूब लिखा है। अमर उजाला के ब्लॉग पर 3 आर्टिकल उनके ऊपर लिखे अभी हाल ही में, क्योंकि 100वां वर्ष हम समारोह के रूप में मना रहे थे। वैसे भी उन पर पहले भी लिखा है, लेकिन जो निजी जीवन में जुड़ा हुआ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और चूंकि आज हमारे यहाँ बात होने वाली है उनकी नायिकाओं पर बात, तो मैं बता दूं, नायिकाओं के प्रति वो खास तौर से लगाव रखते थे, इसमें कोई शक नहीं है। और उन्होंने नायिका प्रधान फिल्में भी बनाई हैं, हालांकि दूसरी फिल्में भी बनाई, लेकिन शुरू में वो सिर्फ नायिका प्रधान और बाद में भी नायिका प्रधान पर ही केंद्रित रहे हैं। तो हम लोग बहुत छोटे थे और बॉबी फिल्म देखने गए थे, लेकिन किशोरावस्था थी और मैं अपनी सहेलियों के संग गई थी। बड़ी मुश्किल से घर से परमिशन मिली थी और बॉबी फिल्म हम लोग देखने गए थे। तो उसमें देखते हुए मेरी एक सहेली बहुत चुलबुली थी, उसने कहा, वाह वाह वाह, मजा आ गया विलेन को भी हीरोइन को पकड़ देकर। तो ये किशोरावस्था की बात थी। हालांकि उस फिल्म की खूब चर्चा हुई और सब लोग उसको खूब याद करते हैं। वो राज कपूर के जीवन का एक अलग पड़ाव था। राज कपूर का बोलने के लिए हमारे साथ 2 सिनेमा विशेषज्ञ, सिनेमा में डूबे हुए लोग उपस्थित हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा राज कपूर पर नहीं कहूँगी, मेरा लिखा हुआ आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं चाहूँगी कि वैभव जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। धन्यवाद मैम। बातचीत को अब आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा विमल चंद्र पांडे से कि वे राज कपूर और उनकी नायिकाओं पर थोड़ा प्रकाश डालें, और इस बीच में हमारे साथ
क्षमा त्रिपाठी जुड़ी हैं, अनुराग अंजू रंजन जुड़े हैं और शोमैन को नमन कर रहे हैं और सबका स्वागत कर रहे हैं। विमल बहुत भाई। बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद वैभव भाई। सृजन संवाद का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय पे सब लोग अपने अपने तरीके से याद कर ही रहे हैं, शताब्दी वर्ष है तो पहले शोमैन को और उस खानदान के उस आदमी को जिसने हिंदी सिनेमा को शेप देने में सबसे पहला हथेनी हथौड़ी जो भी कहें चलाया है। और मतलब एस्पेक्ट और पहलू तो इतने सारे हैं, हमको उन पे लगातार बात करनी चाहिए। किसी भी फिल्म मेकर का या किसी भी आर्टिस्ट का आर्ट फॉर्म कितना रिलेवेंट है ये उसी से पता चलता है कि उसके जाने के कितने साल बाद तक हम लोग उसको याद कर पाते हैं। और हम लोग राज कपूर का सिनेमा आज भी देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं उनके जन्म के 100वें साल में, तो जाहिर है कि उनकी फिल्में जो हैं हमेशा के लिए रहने वाली हैं। जब तक क्राफ्ट की बात होती रहेगी, कंटेंट की बात होती रहेगी, हिंदी सिनेमा में राज कपूर की फिल्मों की बात होती ही रहेगी। और जैसे मुन्ना का टॉपिक जो है 420 के बाद का इंडिया, नेहरूवियन समाजवाद के आसपास का जो इंडिया है वो उनकी फिल्मों में इतना जीवंत तरीके से दिखता है और धीरे धीरे उसका मोहभंग भी दिखता है, उनका पूरा ग्राफ जो है। तो लेकिन इन सारे पहलू से हीरोइन वाला पहलू इसलिए मुझे अट्रैक्ट भी किया और जरूरी भी है बात करना कि बतौर इंसान भी और बतौर राज कपूर भी उनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं, उनको ऑटोबायोग्राफी उनकी फैमिली से ही आई है और भी लोगों ने जो लिखा है और जो उनको जानते रहे हैं, तो सिर से पांव तक प्रेम में डूबे हुए आदमी थे बतौर इंसान। प्रेम और स्त्री के बिना, उन्होंने खुद ये चीजें अपने दोस्तों से, समकालीनों से बोली, प्रेम के बिना मेरा जीवन नहीं चल सकता। ये जानते तो हम सब हैं, ये मानते भी हैं मन में, लेकिन इस बात को इतने इंपॉर्टेंट तरीके से रेखांकित करना अपने जीवन में ही संभव नहीं हो पाता, तो अपने काम में कहां से हो पाएगा। लेकिन हम शुरू से देखें, जो बार के पिक्चर का लोगो बना बरसात वाला सीन, उस फिल्म से ही देखें तो अपनी फिल्म की नायिकाओं को लेके उनका जो अतिरिक्त अनुराग है, उनके कैमरा का जो लेंस अतिरिक्त रूप से उनको कैप्चर भी करता है, खूबसूरत भी दिखाता है, वो उनके बाद उस तरीके से बृहद रूप से यश चोपड़ा के पास ही मिलता है। सर बाद में 90s के बाद के लोगों की बात नहीं करते हैं जो लगातार कॉपी ही करते हैं पुराने लीजेंड लोग को हेरिटेज और लेगेसी के नाम पे। लेकिन जिस तरीके से नायिकाओं के साथ एक डायरेक्टर का प्रेम और फ्रेम दोनों जो दिखाई देता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है सिनेमा में। शुरू का जो उनका फ्रेम नायिकाओं को दिखा रहा है और उनका डायरेक्टर जैसे देख रहा है, उसमें नायिकाओं के प्रति जो कैरेक्टर का प्रेम है ना, वो काफी हद तक प्लूटोनिक है मुझे लगता है। शुरू में सेंसुअस वो तो भी है, सेंसुअली बरसात में भीगती हुई नरगिस उतनी ही सेंसुअस लगती हैं जितनी कोई खूबसूरत औरत इस तरह के फ्रेम में कैद की जा सकती है इन द बेस्ट फॉर्म, सब सर्वोत्तम तरीके से उस तरीके से कैद हुई हैं, सेंसुअस हैं। लेकिन शुरू में ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा में 420 और आगे भी जाते जाते नरगिस के साथ जब तक वो काम कर रहे हैं, मोर और लेस वो प्लेटोनिक तो दिखता है वो रिश्ता, सेंसुअल होने के बावजूद। ये जब जिस देश में गंगा बहती है के बाद मुझे लगता है एक दौर आता है जब धीरे धीरे वो प्लेटोनिक होना मानसलता में थोड़ा थोड़ा बदलता है, वो फिजिकल भी होना शुरू होता है एक समय के बाद, जो कि संगम में जाके कायदे से दिखाई देता है। संगम में वो सिनेमा हीरोइनों को देखने का फ्रेम जितना ज्यादा सेंसुअस था उतना अभी भी है, लेकिन वो प्लेटोनिक अब नहीं रहा है, वो प्लेटोनिक से शारीरिक की तरफ बढ़ता हुआ है, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर उसका प्रेम रोग में दिखाई देता है, बॉबी में बहुत दिखाई देता है, बॉबी में बहुत अच्छे से, और राम तेरी गंगा मैली में जिसका उत्कर्ष दिखाई देता है। सेंसुअस होने के साथ साथ वो मासलता जो है जो उनके फ्रेम में भी आ रही है और हीरोइनों के प्रति एक डायरेक्टर के प्रेम में भी आ रही है, वो वहां तक दिखाई देती है। अब इसमें मतलब जो भी कहा जा सके, इसको बतौर क्रिटिक कोई आलोचना कर सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे विजय मैम कह रही थी कि हमें
कुछ फिल्में, क्या मुझे लगता है कुछ छोड़ के ज्यादातर फिल्में उनकी हीरोइन प्रधान ही है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रोड्यूसर हो सकता है आज की डेट में जो अपने बेटे को लॉन्च करे और फिल्म का नाम हीरोइन के नाम पे टाइटल रोल रखे बॉबी। तो हीरोइन के प्रति, अपनी फिल्म की अभिनेत्रियों के प्रति उनका जो बतौर किरदार, बतौर निर्देशक जो अट्रैक्शन था, वो धीरे 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 फिजिकलिटी की तरफ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा है। और उसमें जो कला का कम ज्यादा होना हुआ है, उसका उन्होंने खामियाजा भी अपनी राज साहब ने अपनी फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पे उठाया है। लेकिन इस चीज ने उनको कभी इसलिए विचलित नहीं किया कि वो जिस तरीके से जिस स्त्री की कहानी कहना चाहते हैं उसमें कोई कोताही करने की उनको जरूरत है। सत्यम शिवम सुंदरम का बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा स्वागत नहीं हुआ था, बहुत आलोचना भी हुई थी, लेकिन इससे उनके हीरोइनों को दिखाने के प्रति जो उनका खुलापन था, जो प्रोग्रेसिवनेस थी, वो अपने टाइम से निश्चित रूप से आगे की थी। और ये करते हुए जो मुद्दे वो उठा रहे थे, चाहे विधवा विवाह वाला मुद्दा हो, चाहे एक लड़की का नदी से तुलना करके उसके पलूट होते जाने की कहानी हो, इन चीजों को अपने एंगल की वजह से, इस नजरिए की वजह से उन चीजों को ज्यादा मुखर होकर आम जनता तक पहुंचा पाए, जो कि ये खास तरह के सिनेमा में बद के उस तरह से नहीं पहुंच पाता। तो मुझे ये लगता है कि ये पीरियड के साथ जो ट्रांसफॉर्म भी हुआ है हीरोइनों के प्रति उनका नजरिया, वो सिनेमा को ज्यादा आवाम तक पहुंचाने के लिए यूज किया है उन्होंने, और ये यूज हुआ है और इसका फायदा भी मिला है सिनेमा को। जी बिल्कुल, इससे तो बहुत सारी चीजें बदली हैं। मैं चाहूंगा विमल भाई कि जैसे अभी जो आप तमाम सारी चीजें कह रहे थे कि उनका फिल्मों के प्रति नजरिया या ट्रीटमेंट, तो हम लोगों ने अभी जो बातचीत की ना, तो वो उसमें थोड़ा कुछ एक एग्जाम्पल्स के साथ, कुछ एक स्पेसिफिकली कुछ एक कैरेक्टर्स के साथ अगर हम कुछ बात को और थोड़ा खोल सकें तो थोड़ा दर्शकों को ज्यादा नहीं, कैरेक्टर के साथ मैं, मुझे लगता है कैरेक्टर के साथ सीधे हम देखें कि आवारा में जो लेडी वकील का केस, लेडी वकील का जो कैरेक्टर है हीरोइन का, उस तरह के किरदार धीरे धीरे उनकी हीरोइनें इतनी सशक्त, जितनी ब्लैक एंड व्हाइट में दिखी है उतनी सशक्त नहीं दिखी है, खूबसूरत दिखी है बराबर। ये पॉइंट मैं, ये नुक्ता बताना चाह रहा था। तो अपने समय की प्रोग्रेसिव है, वो अपनी तरह से पूरी तरह सशक्त है, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड में हीरोइनों में ये फर्क आया है। यंग मार्क्स लेटर मार्क्स की तरह कि यंग मार्क्स थोड़ा ज्यादा रेडिकल और डायनामिक है, और वार्नियर लेटर मार्क्स वो थोड़ा संभाल के चल रहा है, हीरोइन उसकी फिर भी बोल्ड है, चीजें पॉलिटिकली करेक्ट होना। तो आप इसके पीछे कारण क्या आपको लगता है कि ये पॉलिटिकली करेक्ट होने का था, या एक इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर क्रिएट कर लिया था कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि अब अगर मैंने इस समय एक्सपेरिमेंट करने पे ज्यादा ध्यान दिया तो फिर हालत खराब हो सकती है। और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये एंगल भी कहीं ना कहीं उनका जायज भी लगता है, क्योंकि जब उन्होंने मेरा नाम जोकर में एक्सपेरिमेंट किया और कई सारी नायिकाओं को लेकर के, नायिकाओं के अलग अलग रूप, अलग अलग तेवर दिखाए, और वो फिल्म दर्शकों को उस तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाई, तो नौबत यहाँ तक आ गई कि उनको स्टूडियो गिरवी रखना पड़ा, और फिर वहां से वो यात्रा जो बॉबी और राम तेरी गंगा मैली तक जाती है। तो इसको मैं सही, अगर मेरा प्रश्न है वो ये है कि क्योंकि आप फिर खुद फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए हैं, तो हम उस साइकोलॉजी को समझना चाहेंगे कि ये बात एक फिल्म क्रिटिक का है कि उनकी नायिकाएं एक समय में मजबूत थी, एक समय में कमजोर थी, एक समय में इंडिपेंडेंट थी, एक समय में उनके ऊपर बाजार का दबाव था। तो ये मतलब ये क्रिटिक नजरिया अलग होता है, लेकिन जब ये बात एक खुद एक डायरेक्टर देख रहा है तो वो उसके पीछे की साइकोलॉजी पे भी उसको कहीं ना कहीं चीजें दिखती होंगी। वो उस साइकोलॉजी से कभी खुद भी दो चार होके गुजरा होगा किसी एक फिल्म पे काम करते समय। तो
उस एंगल से मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे हम लोग और बात करें नायिकाओं पर, और खास तौर पर ये जो आपने ट्रीटमेंट अंडरलाइन किया कि एक समय में बहुत सशक्त नायिकाएं एक टाइम आने के बाद उनका जो बोल्डनेस है वो थोड़ा सटल हो जाता है। बोल्डनेस एक समय के बाद बोल्डनेस उभर जाती है और उनका स्ट्रांग होना थोड़ा कम हो जाता है। फिर भी वो बॉलीवुड के स्केल के हिसाब से देखे तो है, प्रॉपर प्रोग्रेसिव भी हैं और वो सशक्त भी हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देती हैं, लेकिन बहुत माइन्यूट तरीके से देखें तो ये थोड़ा सा दिखने लगता है कि ओढ़ा हुआ है, जबरदस्ती का सशक्तिकरण है कई जगह पे। और मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन सिनेमा में सबसे बड़ा डर जो है, जो भी है, शुक्रवार की जो रिपोर्ट है ना, वो कितना ही बड़ा कलाकार डायरेक्टर है, कितना ही बड़ा शोमैन है, उसके जहन से ये शुक्रवार का डर नहीं जाता है ना। और मेरा नाम जोकर जैसी विशाल असफलता के बाद अगर वो 50 साल की उम्र में एक इतना कम उम्र वाला टीनेज रोमांस ना उसके पहले बना ना इससे बाद बना, जो लोग बॉडी में मेहनत करके टीनेज बन जाते हैं वैसा टीनेज नहीं, रियल टीनेज लड़का रियल टीनेज लड़की लेके एक फ्रेश टीनेज कहानी एक 50 साल का आदमी लिख रहा है, तो वो सिर्फ आउट ऑफ द आर्ट नहीं लिख रहा है, वो बहुत भयानक डर से लिख रहा है। इस बात को हम लोग को समझना पड़ेगा ना कि वो आर्ट तो उनके पास पहले भी था, प्यार पे उन्होंने जब भी हाथ लगाया है, प्यार, सेंसुअलिटी, रोमांस, इन सब में उनका कमाल कर रहा है। कैमरा, राधु कर्माकर का कैमरा और उनका विजन और चीजें, और शंकर जयकिशन का संगीत पीछे गा रहे हैं लोग, वो इतना मैजिक रच देता रहा कि प्रेम का हमेशा से उनके ऊपर कमांड रहा है। लेकिन जब वो अपना सबसे मैग्नम ओपस बनाने जाते हैं और बनाने के बाद ये सब होता है जो आप बता रहे हैं कि स्टूडियो गिरवी हो जाता है, गहने गिरवी हो जाते हैं, और क्रिटिकली भी उस समय ठीक है, अभी इस समय एक राहत की सांस आ गई कि जिसकी पिक्चर पैसा नहीं कमा पाती, मीनिंगफुल अटेम्प्ट भी करता है आदमी, खराब भी सिनेमा बनाता है, तो कुछ सहृदय आलोचक हैं जो क्रिटिकली एक्लेम करके उस आदमी को डिप्रेशन में जाने से बचा लेते हैं। लेकिन उस टाइम जब ऐसा कुछ मामला नहीं था तो बॉक्स ऑफिस का पैसे का इतना बड़ा दबाव वो रहा ही होगा, क्योंकि मेरा नाम जोकर बहुत विशाल फिल्म थी, बहुत बजट था, बाहर के कलाकार थे, कोई हीरो हीरोइन नहीं था जो बचा था, और वो फ्लॉप होती है तो जाहिर है। तो ये अगर क्रमशः देखें तो ये पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पे कंट्रोल होके हीरोइनों की शक्ल बदली, डर से नहीं बदली, लेकिन उस डर में थोड़ा सा बॉक्स ऑफिस पे बढ़ते जाने का, छाने का ये अट्रैक्शन तो होता ही है कि मुद्दे तभी भी हैं उनकी फिल्मों में, प्रेम रोग में भी मुद्दा आ रहा है, राम तेरी गंगा मैली में भी मुद्दा आ रहा है, लेकिन मुद्दा ही मेन नहीं रह जा रहा। उस मुद्दे को जनता के सामने पेश करने का तरीका इतना ज्यादा वायलेंट तरीके से प्रचारित हो रहा है, देखा जा रहा है कि झरने के नीचे नहाती एक जो सफेद कपड़े पहने हुई लड़की है वही याद रह जाती है, राम की गंगा मैली हो रही है वो बाद में बात याद आती है। तो बॉक्स ऑफिस का जो प्रेशर है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रहता ही, और जो जितना बड़ा डायरेक्टर होगा, जितना बड़ा प्रोड्यूसर होगा उतना बड़ा प्रेशर होगा। उसको कोई हैंडल कर ले जाए और अपने आप को वापस खड़ा कर ले, या अपने आप में इतनी चुनौतीपूर्ण घटना होती कि फिर हम फिल्मों के एनालिसिस को बाद के लिए छोड़ देते हैं कि क्यों बनाई गई। लेकिन जाहिर है डर के बनाई गई है, और उस डर में अच्छा काम कर ले जाना, इसीलिए हम लोग शोमैन कहते हैं कि हाँ अब मैं वापस आ रहा हूं, अब मुझे पता है कि बॉक्स ऑफिस पे क्या चलेगा, अब मैं ये बनाऊंगा, अपना गिरवी स्टूडियो छुड़ाऊंगा, और वो आदमी छुड़ा भी लेता है। ये कन्विक्शन की बात है। इस कन्विक्शन के लिए बतौर फिल्मकार इज्जत के पात्र हैं, जो कि हम सब करते हैं। ये हम आज के बड़े से बड़े डायरेक्टर में नहीं कि वो बोल दे कि ये फिल्म फ्लॉप हो गई, अब मैं ये बनाने जा रहा हूं, इससे मैं रिकवरी करूंगा, नहीं। मतलब वो आदमी बनाना मेरा नाम जोकर चाह रहा है, हम उससे बॉबी बनवा रहे हैं, तो हम पहले अपने को देखें ना, बॉबी बनवा के हिट भी करवा रहे हैं। जी बिल्कुल विमल भाई, एक और एंगल है जो बॉक्स ऑफिस वाला एंगल था कि क्या मतलब उस दौर में क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादा नहीं थे, जैसे आज तो आपके पास ओटीटी है, म्यूजिक राइट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप खुद भी देखें तो खुल्लम खुल्ला जो ऋषि कपूर की जीवनी है उसमें बाकायदा ये एक्नॉलेज करते हैं ऋषि कपूर कि मेरा नाम जोकर आरके स्टूडियोज की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है थ्रू सैटेलाइट राइट्स एंड डिजिटल राइट्स।
मतलब बॉक्स ऑफिस पे भले फिल्म फेल की, लेकिन बाद में उसने बहुत पैसा बना के दिया है आरके स्टूडियोज को और कपूर फैमिली को। तो आपको मतलब एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म की कमी की वजह से भी क्या इस तरह की सिचुएशन आती है क्या कि एक जो इस सदी का सबसे बड़ा हिंदी सिनेमा का शोमैन है वो कॉम्प्रोमाइजेस करता है? हाँ, मतलब ये तो है ही है कि रास्ते सीमित थे हमारे पास, तो उसकी वजह से ये पता रहता कि ये फिल्म 20 साल बाद कल्ट बन जाएगी, या कागज के फूल गुरुदत्त को पता रहता तो वो लोग वेट करते ना, इतने डिप्रेशन में थोड़ी जाते कि आने वाला टाइम ऐसा कि हर चीज का हमको अलग से दाम मिलेगा, म्यूजिक का अलग से मिलेगा, रीमेक राइट्स का अलग से मिलेगा, डबिंग राइट्स का अलग से मिलेगा। इतना मार्केट फैला नहीं था, और जाहिर है सिनेमा हॉल एकमात्र सहारा था, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाना है, एक जो चैनल था वही चैनल था, एक तरीका था वही तरीका था। तो जाहिर है इस समय की बात होती तो, लेकिन इस समय की अपनी अलग चुनौतियां हैं। फिर हम इस पे आएंगे तो इसमें भी अलग अलग, फिर जो माध्यम आ रहा है, ज्यादा माध्यम आ रहा है तो चुनौतियां भी ज्यादा आ रही हैं। तो ये नहीं कह सकते कि इस समय होती तो हर फिल्म को म्यूजिक राइट्स, बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं जो नहीं निकल रही हैं जिनका म्यूजिक भी अच्छा है, उसमें एक अलग ही नेटवर्किंग चल रही है, अलग ही तरह का इक्वेशन चल रहा है। तो हाँ, एक रीजन तो है ही है, ये बड़ा रीजन है कि कोई और ऑप्शन नहीं था। बिल्कुल। और इस बीच में हमारे साथ उषा रानी राव जी जुड़ी हुई हैं, नमस्कार कह रही हैं। चंदन कुमार जी हैं, नमस्कार सर कह रहे हैं। मनमोहन चड्ढा साहब जुड़े हुए हैं, नमस्कार कह रहे हैं। ऋतु भारद्वाज जुड़ी हुई हैं, नमस्कार कह रही हैं। चंदन जी की एक टिप्पणी है कि विमल सर बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी फिल्म आज के युग में मार्गदर्शन का काम करती है। आकृति विज्ञा अर्पण जी जुटी हुई हैं, विमल भैया जिंदाबाद, और मुन्ना भैया को सादर प्रणाम। ऋतु भारद्वाज जी की टिप्पणी है कि इश्यूज और मुद्दों का को मसाला मिक्स करके प्रेजेंट करना एक इंटेलिजेंट शो मेकर की क्वालिटी ही है। कहीं ना कहीं आपकी बात से सहमति जताते हुए ऋतु जी अपनी टिप्पणी कर रही हैं। ओटीटी और जो ऑल्टरनेटिव मीडियम्स हैं, चाहे वो वीडियो फिल्में हो, ओटीटी हो, म्यूजिक राइट्स हो, तो आज के दौर में जब आपके पास इतना तरह का मीडियम है, इतना तरह की चीजें हैं कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में अगर आप थोड़ा सेंसिबल होकर के फिल्में बनाते हैं या थोड़ी प्लानिंग के साथ फिल्में बनाते हैं, तो आपके पास स्कोप है कि कम से कम आप लागत निकाल लेंगे, इस तरह की सिचुएशन में नहीं फंसेंगे कि आप घर फूंक तमाशा देख रहे हैं। ऐसे दौर में भी आजकल एक्सपेरिमेंट्स कम दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स को लेकर के उस तरह की डिटेलिंग्स नहीं है, और एटलीस्ट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो कुछ नया होता नहीं दिख रहा है, बहुत जो पाथ ब्रेकिंग हो। अगर इंडियन फिल्म सिनेरियो की बात करें तो आज भी हमारे पास एग्जाम्पल के नाम पे अभी सिर्फ मलयालम सिनेमा है, कांतारा है, ब्रह्मयुगम है, और इसी पे बात हो रही है। तो ये इसके पीछे ये बॉलीवुड की साइकोलॉजी और आज और उस टाइम का जो फिल्म मेकिंग के चैलेंजेस हैं, इस पे भी थोड़ा सा बात करिए आप तो। हम लोग के पास जो ना एक स्ट्रीम था, एक चीज थी जो हमको सही चलना था, हम लोग ने दिशा बदल दी, हम लोग कहाँ भटक गए। आवारा आज भी कांस की साइट पे 1951 में आवारा बेस्ट फिल्म की एंट्री थी, वो कांस की साइट पे पेज खोल के मैंने देखा, आज कितना अच्छा लग रहा है। 1946 में नीचा नगर कांस में सेलेक्ट थी, भारत की ओर से चेतन आनंद की फिल्म। 51 में आवारा सेलेक्ट थी, और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पे चलती थी, इसके गाने चलते थे, हम लोग देखते थे। उस समय दो धारा नहीं थी, कहीं से तो हम लोग भटक गए ऐसा कि हमारे पास दो तरह का सिनेमा है। एक सिनेमा है जो हम लोग अवार्ड के लिए बना रहे हैं, जिसको अवार्ड में भेजते हैं, और एक सिनेमा है जिसको हम कहते हैं कि नहीं, इसको टीवी पे नहीं देखेंगे, इसको बड़े पर्दे पे चल के देखा जाएगा, बड़े पर्दे पे चलेंगे तभी देखेंगे तो मजा आएगा। तो ये जो दो धारा हो गई है ना, ये दो धारा मतलब एक अच्छा सिनेमा मनोरंजक नहीं है, मनोरंजक सिनेमा अच्छा नहीं है, अपवाद है ऑब्वियसली। लापता लेडीज ऑस्कर में गई थी, लापता लेडीज ठीक फिल्म थी, मासेस को इंटरटेन करते हुए अपनी बात कह लेती है, लेकिन मनोरंजक सिनेमा मनोरंजन के लिए, अवार्ड वाला सिनेमा अवार्ड के लिए, ये एक रास्ते जो दो रास्ता बना है ना, ये पहला तो मामला यहाँ गड़बड़ हो गया है। और मतलब जो आप अभी कह रहे थे कि इतने प्लेटफॉर्म है, इतना सब कुछ है, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं कि एक देखने वाली तस्वीर होती है और एक एक्चुअल कंडीशन होती है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्वालिटी कहाँ है,
इतने सारे प्लेटफॉर्म पे, इतने सारे ओटीटीज पे कोई एक ऐसी वेब सीरीज आए जिसके बारे में महीने भर तक लोग बात करें, साल में 1 या 2 आती है, जबकि प्रोडक्शन भयानक तरीके से हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई बड़ी सीरीज रिलीज हो रही, 2-3 छोटी सीरीज रिलीज हो, और उस रिलीज में ढेर सारे चेहरे नए नए आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ पहचान बना रहे हैं। मास प्रोडक्शन हो रहा है वेब सीरीज का, फिल्मों का। सिनेमा हॉल में कम आ रही है, ओटीटी पे इतना सारा कुछ है। आप कितना देखते हैं, हम कितना देख पाते हैं और देख के अप्रिशिएट कर पाते हैं कि तुम देखो वहां पे ये फला जगह पे एक अच्छी फिल्म आई है, एक आ रही है, तो 2-3 महीने तक सब वही। अभी अरविंद स्वामी वाली फिल्म आई थी माया डगन, ये सब लोग 1 महीने तक रिकमेंड किए हैं। 1 महीने में एक फिल्म अगर पूरे पैन इंडिया होके आ पा रही है ना, तो क्वालिटी की गड़बड़ी है। क्वालिटी की गड़बड़ी क्यों है? क्वालिटी की गड़बड़ी के पीछे जो इक्वेशन है वो ऊपर से दिख नहीं रहा। ऊपर से क्या दिख रहा है कि ढेर सारे ओटीटीज आ गए हैं। ये ओटीटीज में जो कमीशन हो रहे हैं प्रोग्राम, ये क्यों इतने वाहियात हो रहे हैं कि वो ऑडियंस देख के बात नहीं कर रही है उनपे। क्यों एक पाताल लोक आता है तो फिर सीधे कोहरा आता है तो बात होती है? क्यों एक पंचायत और निर्मल पाठक और एक गुल्लक, 3 लेके शो हैं जो आप पूरे परिवार के साथ दे सकते हैं? इतना कम है मामला क्वालिटी का। और वो इसलिए नहीं कि क्वालिटी काम करना नहीं चाह रहे हैं लोग, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि क्वालिटी की पहचान के जो पैरामीटर थे, जो छन्नी थी छानने वाली, उस छन्नी में प्रॉब्लम आ गई है। उसमें कुछ कंकड़ वंकड़ फंस गया है, तो जो छन के आ रहा है वो मामला सही नहीं आ रहा है। जो चेक करने के लिए बैठे हैं लोग, जो कमीशन कर रहे हैं शो, वो किस तरीके से कर रहे हैं कि इतने वाहियात चीजें इतने बड़े बजट के साथ आ रही हैं, धूम धड़ाके के साथ, और उतनी ही शांति से चली जा रही है वापस। तो ये जो सिनेरियो दिख रहा है, ढेर सारे ओटीटीज का जो जाल है, उनके पीछे की जो सच्चाई है और उनके पीछे की जो कहानी है, वो भाई भतीजावाद और ये सब नेपोटिज्म सब उसमें थोड़ा इस तरीके से नहीं जिस तरीके से आम जनता समझती है। लेकिन वो चीजें इतनी खराब और इतनी हेवायर चली गई कि उसको ठीक करने के लिए 2-3 महीने संन्यास में जाकर सबको बैठ के सोचना चाहिए। कंटेंट इज द किंग कहने वाली ये जो इंडस्ट्री है, ये सिर्फ मुंह से कहती है कि कंटेंट इज द किंग। दे डोंट नो व्हाट द कंटेंट इज, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द कंटेंट इज। और कंटेंट समझने के लिए, पढ़ने के लिए जो चैनल बना के रखा हुआ है, वो बहुत खराब हो चुका है अभी। वो बहुत विदेशी सेंसुअलिटी के लोग हैं जो देसी चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं और सुन रहे हैं, जिनको कोई सेंस नहीं है। तो क्वालिटी गिरी हुई है और क्वालिटी गिरी ही रहेगी जब तक हम लोग इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे। हाँ वैभव भाई, बिल्कुल। हम लोग आज के बॉलीवुड पे पहुंच गए, जबकि हमारा उद्देश्य था शोमैन को याद करना। और खैर ये एक तरह की सच्ची शोमैन से बात शुरू हुई है। ये हम हाँ। शोमैन को ही याद कर रहे हैं कि आवारा फिल्म कांस में भी सेलेक्ट हुई थी और हम उसको जनता भी देखने गई थी। हमको वो लिगेसी आगे ले जाना है तो हमको इस चीज पे ही ध्यान देना होगा, सिर्फ एक चीज पे। क्यों हमारा शोमैन क्या कर रहा था कि वो अच्छी फिल्म भी अपने मन की बना रहा था और वो फिल्म चल भी रही थी, उसको अवार्ड भी मिल रहे थे, विदेश में भी लोग देख रहे थे। फिर हम जब 100 वर्ष होने पर जो उनकी 10 फिल्में दिखाई गई, जनता किस तरह से टूट करके देखने गई। बिल्कुल, वो बताती है कि नई फिल्मों से ज्यादा भीड़ लगी है उनकी फिल्में देखने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर मुन्ना पांडे भी जुटे हुए हैं। पांडे साहब, आपसे एक सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि इधर जो लगातार आज आपने चुनाव किया है कि आप श्री 420 पे बात करेंगे, तो आपसे सवाल ये है कि राज कपूर की वो कौन सी नायिका है जिसे आप राज कपूर की नायिकाओं में सबसे सशक्त मानते हैं? किस फिल्म की, या वो कौन सी नायिका है जिसे आप सबसे सशक्त नायिका मानते हैं और कारण क्या है उसके? हालांकि बड़ी जटिल बात आपने पूछ दी है, लेकिन सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले विजया मैम और सृजन संवाद को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बातचीत करने का अवसर दिया। आपको भी वैभव भाई। और कमाल की बात यह है कि एक इमरौती इस बातचीत में ये मिल गई है कि मनमोहन चड्ढा सर जुड़े हुए हैं, जिनकी एक किताब हम लोग के लिए पाथेय की तरह है, जब हम पढ़ते थे। उसके प्रकाशन तक याद है, सचिन प्रकाशन से छपी थी एक जमाने में, अब पता नहीं किस प्रकाशन से है। तो सर जुड़े हैं तो उनसे अपील पहले कर लेता हूं कि उस किताब का अगर पुनर्प्रकाशन हुआ है तो प्लीज यहाँ जिक्र कर देंगे।
हिंदी सिनेमा का इतिहास जो उनकी किताब है, और हमें लगता है कि हम लोगों को ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। तो सर को भी प्रणाम करता हूँ, जितने लोग जुड़े हैं उनको भी। बात ये है कि विमल भाई की बातचीत से सुनने का जो रस आ रहा है ना, उसमें अब आपने हीरोइन की पूछ ली, सबसे सशक्त हीरोइन कौन है? और मैं कहूँगा तो शायद आप उस पे 10 सवाल हो सकते हैं। असल में राज कपूर की नायिकाएँ जो हैं, वो ग्रेजुअली अपने सवाल उठाती हैं, और कई दफ़े जैसे आवारा की नायिका पे सैकड़ों सवाल हैं कि वो एक ख़ास पॉइंट पे हीरो को जब जंगली, आवारा, बदतमीज़ कहती है, वो थप्पड़ों के आधे दर्जन शॉट हैं, आधे दर्जन थप्पड़ खा के भी उसके प्यार में डूबी हुई है। तो ये बड़ा आज के समय में कबीर सिंह वाले थप्पड़ कांड के पूरे बहस आपको याद आ जाएँगे, पहली बात। लेकिन वो वकील भी है। लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है वो बहुत बाद की है, जिसके लिए आपने थोड़ा-सा इशारा छोड़ा था। मुझे लगता है कि वो सबसे जो अनपढ़ लड़की है उनके हीरोइनों में सबसे अनपढ़ किरदार जो है, वो पहाड़ से उतर के मैदान की तरफ जा रही है अपने बच्चे के हक के लिए। मुझे वो नायिका बहुत पसंद है। मतलब वो आप उसपे, वो कहीं शहर में नहीं पली-बढ़ी है। लेकिन वो बच्चे के लिए सिर्फ एक सवाल लेके कि इसके बेटे की पहचान के लिए वो कलकत्ते तक आती है और जिन झंझावातों से जूझती है, वो जो सवाल जाके फिर बीच महफ़िल में कह देती है, एक मीरा और एक राधा के नाम से जब गीत गाती है और फिर अपने हक को पाती है, मुझे वो नायिका बेहद पसंद है। इसके अतिरिक्त और भी लोगों को कई नायिकाएँ पसंद होंगी, लेकिन कई जगह सफाई देती नायिकाएँ पसंद रहती हैं। जैसे मुझे वैजयंती माला का किरदार, जो आप कहिए कि जिस पे बाद में पर्ल हार्बर बन जाती है संगम में, वो हम सफाई देने वाले किरदार मुझे पसंद नहीं है। चाहे आप आर्चीज़ और वेरोनिका के प्रभाव में बनी हुई बॉबी को देख लें। वो एक अलग तरीके का मसाला मूवी बना टीनेज को लेके कि उस दौर में जब एंग्री यंग मैन जाग रहा था। तो मुझे तो मंदाकिनी पसंद है, गंगा पसंद है। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इस पे हम बहस कर सकते हैं। क्योंकि मुझे वो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए कि उसका जो वर्गीय चरित्र है ना, वो इन सब में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन फिर भी वो शहर में आती है और एक बड़ी सत्ता से टकराती है। उसमें राजनीति है, उसमें पूंजीपति है, उसके घर में घुस के अपने पहचान के लिए लड़ जाती है। तो वो नायिका मुझे बेहद पसंद है, मेरा निजी मत है। आप सवाल पूछ रहे हैं तो फिर सवाल पे ही बात होगी। हाँ, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि मेरा प्रश्न ये था आपसे कि जी, अगला प्रश्न कि आपने जब मैंने आपसे बात की कि हम लोग चाहते हैं कि हम शोमैन को याद करें, जी, तो आपने बिना सेकंड थॉट दिए कहा कि हम बात करेंगे श्री 420 पे। जी। इस चुनने के पीछे कारण क्या था? और देखिए, मैं चाहूँगा कि वो कौन-से रीज़न हैं कि श्री 420 को आप अपने बहुत नज़दीक महसूस करते हैं या उससे बहुत आपको लगाव है, तो वो चीज़ें आप दर्शकों के साथ बाँटें। ठीक है। 2 रीज़न है। एक तो राज कपूर के लिए पता नहीं क्यों एक दीवानगी है, और वो पहली जो छवि मेरे राज कपूर के मन में बनती है मेरी, वो यही है, मेरा जूता है जापानी। वो एक आता हुआ, क्योंकि मुझे लगता है रंगोली में कभी देखा होगा स्कूल के दिनों में, तो वो एक छप गया। तो मुझे लगता था श्री 420 मैंने लगता है कि दसियों दफे तो देखी होगी, लेकिन हाल के दिनों में जब उनकी 10 फिल्मों का 100 साल होने पे जब फिर से दिखाया गया पीवीआर्स में, आइनॉक्स में, तो मैंने देखा कि आवारा में भी मैंने देखा, और मेरा नाम जोकर में भी देखा, और श्री 420 जब मैं देखने गया, श्री 420 में जो भीड़ थी, आप यकीन करेंगे, श्री 420 मैंने अगली बाबू क्लास में बैठ के देखी। बाबू क्लास सिनेमची लोग जानते होंगे, सबसे आगे की जो पर्दे पे ऐसे करके गर्दन देखते थे। जब एक ज़माने में कहते थे कि जीप आएगी तो आप ही पे ना चढ़ जाए, इस तरीके का हुआ करता था। तो वो क्योंकि इतनी भीड़ थी, मतलब उस श्री 420 को मैंने ऐसे देखा, तो मुझे जब इस फ़िल्म को मैंने दोबारा देखा और फिर इसके आस-पास जो हमने कभी पढ़ रखा था, वो सारी चीज़ें फिर आई कि अरे यार! ये फ़िल्म तो बड़ा, इसके सिम्योटिक्स, इसका चिन्ह शास्त्रीय अध्ययन बहुत ज़रूरी है करना। क्योंकि चिन्ह शास्त्रीय अध्ययन किए बिना राज कपूर की मास्टरपीस तो आवारा मानते हैं कि चलिए शुरू किया। उन्होंने आवारा से फिर कांस में गई, दुनिया की एक ज़माने में, अब अभी का डेटा नहीं पता है, लेकिन भारत की सबसे ज़्यादा देखी गई फ़िल्मों में से एक आवारा है। मतलब हालाँकि जयप्रकाश चौकसे का दावा तो बड़ा है कि वो अकेली फ़िल्म है जिसको सबसे ज़्यादा देखा गया है, तो मैं उधर नहीं जाता।
बट सच्चाई ये है कि श्री 420 को शायद उस तरीके से सबसे ज्यादा देखे जाने की जरूरत है, और अकादमिक हलकों में श्री 420 पे बात करना इसलिए भी जरूरी है कि एक तो अध्ययन के हिसाब से भी, और दूसरा उस समय का पॉलिटिक्स के हिसाब से भी काफी कुछ टूल्स उसमें मिलते हैं। और फिर एक और बात है कि राज कपूर की फिल्मों में के जो कथानक हैं उसमें वो सामाजिक यथार्थ के साथ आते हैं, और ऊपर का उनका लेयर है ना वो फैंटेसी जैसा है। और जो भी दुख भोग कर एक दर्शक आया है सिनेमा में, तो वो एक देख के उसको लगता है कि यहाँ कुछ है जो बदल सकता है मनोरंजन के साथ। तो जो हम लोग काव्य शास्त्र में बार बार वो पढ़ते हैं ना कि केवल कविता ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसे उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो उचित उपदेश का भी मर्म जो है वो राज कपूर के सिनेमा में मुझे दिखा। और 420 की इतनी रिपीटेशन थी कि मैंने कहा यार तो कमाल फिल्म है। और फिर कुमार को फिर से देखना पर्दे पर, जो ऐ मोहब्बत जिंदाबाद से मेरे उनकी छवि मेरे चेहरे मतलब जहन में है मुगले आजम के, तो मुझे लगता है कि कुमार को भिखारी के रोल में देखना और उनको मुंबई का जो पहला परिचय है देना, मुझे इस वजह से लगा कि श्री 420 पे बात किया जाना चाहिए। और आपने जब बात की उस समय हम लोग श्री 420 के दीवानगी में मैं डूबा हुआ था, तो मुझे लगा कि इसी पे बात हो जानी चाहिए, क्योंकि राज कपूर आजादी के बाद के युग में सबसे शानदार तरीके से हमारे सामने आते हैं। और 50 का दशक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय सांस्कृतिक विकास का जो चेहरा था, सांस्कृतिक विकास का चेहरा था, उसका रंग समाजवादी था। नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल की आपने बात की थी, वो बिल्कुल उसी तरीके से। अच्छा, दूसरी बात कि जिस सुनील खिलनानी ने राज कपूर के सिनेमा के लिए कहा था कि राज कपूर रोमांस और कामुकता गीत और भारतीय आत्मा को जिस तरह से भारतीय समाजवाद की चाशनी में लपेट के लाए थे फिल्मों में, वो कमाल का है। वो राष्ट्र की भावना को दिखाने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है श्री 420 पे बात करना जरूरी इसलिए है कि असल नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल का जो नायक है वो श्री 420 का राजू है। तो मैंने इसलिए कहा कि भाई बात करें। और फिर 50 का दशक तो उम्मीदों भरा जमाना कहा भी गया है। तो इस उम्मीदों भरे जमाने में जिस तरीके से उस पूरे आइडिया ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश कर रहे हैं राज कपूर, वो देखना बेहद जरूरी हो गया था। इसलिए मुझे लगा श्री 420 पे बात हो। तो जो श्री 420 में हम लोग देखते हैं पूरा कि एक परफेक्ट ब्लेंड मान के कि वहाँ पे क्वेश्चंस भी उठाए जा रहे हैं, नायिकाएं भी बहुत मजबूती के साथ दिख रही हैं, विकास के क्या लाभ क्या हानियां होने वाली हैं, शहरीकरण है, गांव से आए हुए आदमी का भोलापन है, और ट्रांसफॉर्मेशन है, कैरेक्टरल ट्रांसफॉर्मेशन है कि किस तरीके से एक आदमी कहाँ से कहाँ बन जाता है जब सर्वाइवल का इशू आता है। तो ये जो सारा जो पूरा सिनेमा में जो एक राज कपूर जो रचते हैं, एक कैनवास क्रिएट कर रहे हैं, ये कैनवास उस दौर में राज कपूर ने और भी फिल्मों में थोड़ा अलग कर करके कोशिश की है कि वो उस तरह की चीजें रचें, उस तरह की चीजें करें। तो आपको जो राज कपूर की दूसरी फिल्में हैं, खास तौर पर मैं बात करूंगा अगर आवारा की या उस दौर में बरसात की, तो श्री 420 कहाँ आकर के आवारा बरसात इन फिल्मों से अलग हो जाती है, क्योंकि काफी एक लगभग एक जैसा सिनेरियो चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे करके स्टोरी लाइन थोड़ा अलग कर दें तो बेसिक जो आत्मा है ना इन तीनों फिल्मों की, कभी कभी मुझे लगता है कि तीनों फिल्में घूम फिर के लगभग एक ही चीज के ऊपर फोकस कर रही हैं, थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे करके। तो लेकिन आप मैंने आपको क्या लगता है कि कहाँ आकर के ये फिल्में अलग हो जाती हैं एक दूसरे से, जो राज कपूर जैसे 3 फिल्मों में 3 बात कहते दिखाई देते हैं? मैं इस बात को कहूं कि आह और बरसात को अगर हम एक बिल्कुल चार दीवारी के भीतर की किस्सा गोई समझे, तो श्री 420 ज्यादा मैच्योर और उसके आगे की कहानी है। आवारा एक तरीके से रामायण समझिए कि कही जा रही है। जज रघुनाथ एक डिसीजन लेते हैं प्रेग्नेंट वाइफ को बाहर निकाल के,
और उसके बाद वो कहानी चलती है, परवरिश के बहस चलते हैं जिसपे इंदिरा चैटर्जी और तमाम लोगों ने लिखा। मैं ये इसलिए जिसका मैंने जिक्र किया, आपने बहुत अच्छी बात कही जो मैंने नोट किया फिल्म देखते हुए, स्त्री 420 या आवारा या फिर वो मेरा नाम जोकर तक का जब ये त्रिकोण बनाएंगे ना, तब पता चलेगा कि उसमें पलट के शशि कपूर का किरदार छोटा राजू कहता है माँ आवारा कौन होते हैं, आवारा का डिस्क्रिप्शन आता है लीला चिटनिस से। देन वो कहती है, तब ये कहता है अच्छा मतलब मौज करते हैं, मैं भी बड़ा होकर आवारा बनूंगा। कट टू मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जोकर में कहता पिताजी क्या करते थे, पिताजी जोकर थे, मैं भी बड़ा होकर जोकर बनूंगा। स्कूल से निकाल दिए जाने का शशि कपूर का दृश्य और ट्रेवल करता हुआ मेरा नाम जोकर में ऋषि कपूर को निकाल दिए जाने का, बचपन का राजू को निकाल दिए जाने का दृश्य, क्योंकि बूट पॉलिश दोनों कर, एक जोकर बना हुआ एक बूट पॉलिश करके आ रहा है और फीस देने की स्थिति में है, लेकिन जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखता है। तो राज कपूर जब आत्मवृत्तात्मक फिल्म मेरा नाम जोकर बना रहे हैं तो उनके भीतर ये ट्रेवल करता है, उनके भीतर जब जब रशियन लड़की जब हीरोइन जो है चूम के चली जाती है और दारा सिंह का किरदार पूछता है कि क्या राजू क्या कह के गई, तो कह रहा कि बस एक पुरानी बात याद दिला गई, तो आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत। जब ये बजता है तो फिर वो सारे फ्रेम्स आते हैं आवारा के और बाकी सारी चीजों के। मैं तो ये भी कहता हूं कि जिस आवारा के गाने में जब वो ट्रक पे चढ़ता है कि जब आबाद नहीं बर्बाद सही, जब वो कहता है और औरतें ट्रक पे उसको बाहर करती है, वो सारी औरतें घूम फिर के श्री 420 में ट्रेवल कर रही हैं। तो मैं सिनेमा को वैसे देखता हूँ दीवानगी की हद तक। जो बात कही मैंने कि श्री 420 थोड़ा ज्यादा मेच्योर होकर आती है, उसका रीजन दूसरा है। आवारा इससे कमतर नहीं हो जाती है, लेकिन पॉलिटिकल अगर एंट्री होती है तो उसमें मैं इसलिए कहता हूँ कि जिस बात को मैंने पवन वर्मा जी की बात को उधार ले कहा था कि 50 का दशक उम्मीदों भरा जमाना कहा जाता है, वो हिंदी सिनेमा में भी यही बात है, क्योंकि एक तो नया नया आजाद मुल्क था और भविष्य की तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देख रहा था, पंचवर्षीय योजनाओं की जमीन तैयार हो रही थी। ये फिल्म आता है और यही समय भारतीय सिनेमा में दो बड़े नाम गुरुदत्त और राज कपूर उभर कर एक साथ आते हैं सामने, लेकिन दोनों की जो मीडियम थे वो एक थे, सिनेमा के थ्रू अपनी बात कहनी है। दोनों पॉलिटिकली बहुत ज्यादा साउंड भी थे, लेकिन राहें और उनकी किस्सा गोई दोनों अलग अलग थी। क्यों थी कि दुनिया को जिस तरीके से न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया में जितने क्वेश्चन करके सत्ता को देख रहे थे गुरुदत्त कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वहीं राज कपूर तत्कालीन व्यवस्था के प्रति एक निष्ठा की तरह से देख रहे थे, एक आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहा था। और दूसरा, राज कपूर नाम का जो शख्स है फिल्म मेकर आया है, वो बड़े ही आशावादी तरीके से इस मॉडल को देख रहा था कि चीजें जो है बदलेंगी, चीजें जब बदलेंगी तो ये बदलने का जो दौर है वो श्री 420 में का जमाना ये हवाओं पे लिखा है। हाँ, मतलब ये तो है राज कपूर का। मैं इस संवाद को उससे जोड़ता हूं जब वो कहता है क्या नाम है तुम्हारा फुटपाथ पे, तो कहता है राज, तो कहता है पलट के अपने लोगों से फुटपाथिया जो थोड़ी देर पहले उसको पीट रहा था, और जब ये ज्ञान मिलता है कि गंगा माई के सारे बेटे एक ही तो हैं, तो कहता है कि मैं ना कहता था हम भूखे नंगों का राज एक दिन आएगा। ये जो सीन है और जो डायलॉग्स है ना, उसके साथ आप चलिएगा तो पता चलेगा। देखिए उस समय के सिनेमा के बारे में मैं सुनील खिलनानी का आइड ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मैंने खूब नोट्स लिए पढ़ के, क्योंकि फिल्म देखते समय दिमाग में आते जा रही थी। और सबसे बड़ी रचनाएं मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत मध्यम आवाज में बात करती हैं, बहुत महीन आवाज में चलती हैं और बहुत जड़ के साथ जड़ बनाती भी चलती हैं, और वो दिमाग में इसलिए छप जाती हैं। तो आइडिया ऑफ इंडिया जो है खिलनानी का, इस पे पूरी बात करते हैं। 50 के दशक में जो बंबई का चित्रण हुआ वो भारत से जुड़ी एक खास तरीके की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। आप समझिए, राज कपूर, गुरुदत्त जैसे निर्देशक, अभिनेता, निर्माता, फिर ख्वाजा अहमद अब्बास जैसे वामपंथी पटकथा लेखक, ये सब एक ही दौर में इप्टा से जुड़े हुए लोग एक साथ सक्रिय थे। ख्वाजा अहमद अब्बास तो मेरा नाम जोकर तो पूरी नॉवेल ही है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है सिनेमा का और ज्यादा एक लेवल उठा देते हैं वो। और सबसे कमाल बात यह है कि तत्कालीन राजनीतिक परिदृश्य में और एक नए आजाद मुल्क में जो उसका कैपिटल है, इकोनॉमिकल कैपिटल है, औद्योगिक घराने जहां सबसे अधिक हैं, वो मुंबई को इसी 7-8 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन से देखा जाने लगा है। जब हीरो पहले फ्रेम में घुसता है शहर में तो क्या करता है, और इलाहाबाद से आ रहा है। आप याद कीजिए इलाहाबाद में जो ये भैया जो कहने का कल्चर आया, आप सोचिए कि कहाँ घुसा चला आ रहा है, देखता नहीं जगह पहले से रिजर्व्ड है।
आप सोचिए कि एक पूरा पिछले 20 सालों के इतिहास में जो एमएनएस की पॉलिटिक्स शुरू हुई और किस तरह से पीट के भगाया जा रहा था, लोगों को पीटा जा रहा था, पूरब से आए लोगों को। अवध प्रांत का सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है कहाँ? बंबई। भोजपुरी भाषी इलाकों का सबसे ज्यादा माइग्रेशन कलकत्ते की तरफ हुआ। तो अवध से सबसे ज्यादा लोग उधर गए, और ये लड़का इलाहाबाद से गया है। और जब इलाहाबाद से जाता है तो इटारसी एक जगह है जो बड़ा जंक्शन है, एक तरफ से भोपाल डिवीजन, एक तरफ से जबलपुर डिवीजन, एक तरफ से भुसावल डिवीजन, एक तरफ से नागपुर डिवीजन। ये 4 डिवीजन को पकड़ता है एक जगह पे। सेंट्रल रेलवे का बेहद इंपॉर्टेंट स्टेशन है। वहां एक छोटा सा स्टेशन है बागरा तवा नदी को पार करके, और गुरम खेड़ी, ऐसी छोटी छोटी जगह हैं। और वहां राज कपूर देखता है वो माइलस्टोन जहां पे बंबई की 420 की एक छवि मिली है। अब आप जरा सोचिए कि न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया का जो औद्योगिक नगर है, आजाद मुल्क में जो आम जनता की भावना है उसको कैसे देख रही हैं। अब इसको आप डिकोड करते हैं तो क्या है? श्री 420। आप स्मार्टनेस ऑफ द राइटर देखिए फिल्म के, और राज कपूर का वो उसका पिक्चरेशन देखिए। वो कहता है कि और मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरे बड़े आदरणीय लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे, मतलब ये सिर्फ मेरी निजी राय है इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इसका व्याख्या है इसकी, वो मेरी नितांत मेरी व्याख्या मान लीजिएगा। हो सकता है फिल्म को देखने का क्या है, सबके अपने अपने नजरिए हैं। मैंने इसको इस तरीके से देखा, मुंबई जब 420 किलोमीटर लिखता है तो वो एकदम प्लान्ड तरीके से लिखा गया, क्योंकि छोटे शहर सारे 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के दायरे में, मैंने लिखा था किलोमीटर भी कहीं, बट खैर। तो वो जो है, या तो आप आईपीसी की पिनल कोड देख रहे हैं, या फिर बंबई तक पहुंचना 420 किलोमीटर तय करना है, या वहां तक पहुंचने की कीमत 420 हो जाना है, या वहां घुसेंगे तो अब तक 420 हो चुके रहेंगे। ठीक है, अब आप इसको रिकॉर्ड करिए। और उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है, कह रहा चल बेटा, थैंक यू सर, ये किताब बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आ गया। मैं सबको बता दूं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी बाणगंगा भोपाल से छपी हुई है, और इसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो अभी मनमोहन सर ने अभी डाल दिया है, तो थैंक यू सर। तो उसके बाद जब वो नेमो की एंट्री होती है तो आप नोटिस कीजिए ना, मैं नाम पे ही बात करता हूँ। राजू रहते हैं शहर में, राज साहब हो जाते हैं। भाई साहब, ये नेमो की जब एंट्री होती है और नेमो कहता है सदा सच बोलो, तो कहता है सच बोलने से तो अभी हमें उतार दिया गया, झूठ बोलता हूं तो ऑडिकोलोन लगाई जाती है, पंखे झले जाते हैं। तो कहता है कि मुंशी जी गाड़ी चलाइए, तो कोई 420 मालूम होता है। लेकिन 420 का फ्रेम वहां सेट होता है जाके कि गाड़ी बंबई की तरफ जा रही है, उसका गाड़ी का नंबर महाराष्ट्र मुंबई का है और उसका 840 नंबर है। अब 420 है नहीं, पैदल चल के किसी ने एक सच बोला और उतार दिया गया, वो 420 है। तो इसका मतलब है कि जो कार पे उस समय चल रहा है वो 840 है, डबल 420। अब आप पूरे समय चलिए। फिर आती है एक अद्भुत किरदार कुमार साहब की। अब कुमार जो है भिखारी के रोल में एंट्री करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे बंबई में सब बहरे हैं क्या? एंट्री होती, कोई उससे पूछना चाह रहा है, कोई मिल ही नहीं रहा, सब भाग रहे हैं। विमल भाई ज्यादा जानते होंगे, बंबई में रहते हैं, बंबई का कैरेक्टर। हम लोग तो यहाँ इत्मीनान से छोटे शहरों में रह रहे हैं। तो कहता है कि बंबई है मेरे भाई, यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलेगा, और झूठ बोलकर पैसा बनाने का रास्ते हैं 420। और इसी में वो कहता है कि ईमानदार हो? हाँ हूँ। कह रहा है कि जवान हो? तो हूँ। 24 घंटे काम करा लो, कर दूंगा। तो कह रहा तब तुम्हें काम नहीं मिलेगा, यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं पत्थर की और इंसान दिल बनते हैं, ऐसा कुछ डायलॉग है। बिल्डिंगें बनती है सीमेंट की और दिल बनते हैं पत्थर के। तो ये जो ज्ञान मिलता है और शहर में समाता है, और धीरे धीरे कैरेक्टर अपलिफ्ट होता है उसका। और ऐसा होता है कि जो ईमानदारी का मेडल लेके किरदार चला है, वहां से इस शहर का कितना क्रिटिकल तरीके से इस शहर को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ, ये जो है न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया का चेहरा है। वो जब रद्दी वाले के यहाँ उसके ईमान की गिरवी चढ़ जाती है इस शहर में। वो जो किरदार है राशिद खान का, रद्दी वाले का, वो साहब जो हैं जब रख रहे होते हैं तब एंट्री होती है विद्या की। अब नाम भी देखिए, विद्या जो फटेहाल है, ज्ञान उधर जो पढ़ के गोल्ड मेडल लेके आए हैं, वो भाई साहब गिरवी रख रहे हैं। तो कह रही जब जीवन में ईमान ही गिरवी रख दिया तो फिर बचा क्या? और इसी ईमान की लड़ाई और उस मेडल को पाने की लड़ाई की और इसके बीच के सारे कथा माने चल रहा है। मैं मतलब कह रहा हूं कि पलायन की संभावना दिखा रहा है कि बंबई जैसे बड़े शहर में कुछ कर रहे हैं, और बड़ा शहर हमेशा छोटे शहरों के लिए एक संभावना का शहर होता है, इसलिए पलायन होता है उधर। हम उस जाएंगे तो कुछ बन जाएंगे। अवसरों की बहुलता है, विकास का चेहरा बंबई अब भी है, तब भी था।
अपने परिधि से निकला हुआ नायक उधर जा रहा है और उधर घुस नहीं पा रहा है वो, और वहां लड़ाई हो रही। वहां एक और बात बड़ी मैंने नोटिस की, आप बिमल भाई, उसमें नेमो के बिल्डिंग के जस्ट बगल में वो फुटपाथ पे गरीब रह रहे हैं। और जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है गोल्डस्मिथ, वो लिखता है कि आने वाले 20 सालों में, आज से कब से 10-15 साल पहले उसने मैंने पढ़ा था कि आने वाले 20 सालों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बरस इतनी ही झुग्गियां डेवलप होती चली जाएंगी, आप देखिएगा ये विकास का चेहरा बनेगा। और आप देखिए राज कपूर कब कह रहे हैं, 55 में कह रहे हैं, आजाद हुए हैं कितने 8 साल पहले, और इतना क्रिटिकल होकर चल रहे हैं। और हीरो जाता है और उसको जल्दी से पता चलता है कि तालीम और ईमानदारी जैसे मानवीय गुणों की कोई यहाँ पर कदर नहीं है। तो सेठ सोनामल धर्माचंद, अभी नाम भी इतना बढ़िया है, तो मैं बार बार कह रहा था ना, सीमियोटिक्स ऑफ द सिनेमा समझना हो तो इसको सोनामल धर्मानंद। अब धर्म और सोना, पूंजी और रिलीजन को मिला के फिर उसके राजनीति के एक घोल बना लीजिए। वो खड़ा होकर चौपाटी पे कहता है, मेरे तरफ देखिए, मुझे पूरी तरीके से देखिए, सिर से पांव तक स्वदेशी। और स्वदेशी का नारा उसमें बड़ा बुलंद था, स्वदेशी का नारा बड़ा बुलंद था। ये कहता है कि नहीं मुझे देखिए, इधर वो वहां 420 करके दंत मंजन बेच रहा है। आप सोचिए कि हास्य में लपेट के जो चीजें वो दे रहा है ना उस समय, और जिस तरह से उस गाने की वो पैरवी करता है, मेरा जूता है जापानी, उसको देखने की जरूरत है। दुनिया भर के सारी अच्छी चीज चुन के हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली, लेकिन उसकी मूल आत्मा हिंदुस्तानी रखी। और गाने की पूरी जो पृष्ठभूमि है क्या है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून से, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। रशियन सोशलिस्ट मॉडल से नेहरू बड़े प्रभावित थे। नेहरू से उस समय का हर मेकर प्रभावित था। गुरुदत्त को एक हम वो मान लेते हैं जो इस को बड़े आलोचनात्मक तरीके से देख रहे थे, जो हर आर्टिस्ट देखता है। तो वो अलग, उस पे किसी दिन गुरुदत्त पे बात करेंगे तो हम लोग जो है अलग से बात करेंगे। लेकिन इस गाने को भी डिकोड आप करेंगे तो पता चलेगा कि कैसे वो पूंजी को सवाल कर रहा है एक समाजवादी चेहरे में, कि कह रहा है कि मंजिल मेरे पास खड़ी है पांव में, लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। इस गाने में पूरी व्याख्या देखिए आप सोसाइटी के। मैं बार बार कहता हूं कि इसलिए स्मार्ट फिल्म है कि वर्गीय चरित्र को जितने प्यार से दिखा रहे हैं, और उसमें एक लव स्टोरी, नैतिकता और बेईमानी के बीच के जैसे झंझटों को और बहसों को राज कपूर ले आते हैं, बहुत स्मार्ट मूव है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हृदय परिवर्तन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चीज है ना। अब श्री 420 में पहले से जो अमीर हैं उनके द्वारा हास्य के लोगों द्वारा 100 रुपए मकान बेचे जाने का सपना दिखाने का एक खेल है, एक वो रचा गया है इस पूरे चित्र में। लेकिन ऐसी ही बातों शहर और सपना में ख्वाजा अहमद दास कह रहे हैं, उनकी एक फिल्म है ना शहर और सपना उसी दौर की, तो उसमें भी तो यही बात कह रहे हैं। तो इस फिल्म में श्री 420 इसलिए मुझे विशेष लगती है कि हास्य के लोगों की आकांक्षाएं और संघर्ष जो है उसको अपने टूल्स की तरह प्रयोग करते पूंजीपतियों की कहानी कह रही है श्री 420। अब हीरोज का पार्ट है तो नायक को चूंकि नायक तो एस्टैब्लिश करना है, तो हृदय परिवर्तन उसका होता है, और भी विद्या के पास जाके ही होता है, क्योंकि ज्ञान तो उसी से मिलना है ना। तो नायिका वहां पे सिर्फ नायिका नहीं है, हीरो को वापस लौट के आती है, और पुराने नैतिक मूल्य, जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, उनकी रक्षा की बड़ी नाटकीय प्रस्तुति है। और इसमें भी दो राय नहीं, जैसा मैंने जिक्र किया कि जो किरदार हैं उनके नाम भी प्लॉट के अनुसार ही किए गए हैं। अब ईमानदार राजू विद्या से जब दूर होता है, गंगा माई से दूर होता है, तो राज साहब बन जाता है, जालसाज बन जाता है। लेकिन अपने भीतर के जो उसके मध्यवर्गीय जो उसकी चेतना है उसको बार बार झकझोरती है, और वो अंदर से खुश नहीं है। आईने वाला दृश्य याद कीजिए, जिसकी कॉपी बाद में मनमोहन देसाई करते हैं जाका मर अकबर अंथनी में अमिताभ के साथ। ये राज कपूर की चीजें जो है ना, कई लोगों के लिए बड़ी वो रही है कि भाई अमीर गरीब का जैसे मसला कहानी के सब, मैं इसे थोड़ी अलग बात कर रहा हूँ कि जो पटकथाएं हैं अमीर गरीब की, राज कपूर ग्रेट इसलिए है, इसलिए नहीं कि हम लोग प्यार करते हैं राज कपूर के सिनेमा को, राज कपूर के मेकिंग को, इसलिए भी ग्रेट है जो कथा कहने का जो उनका ढंग है वो कईयों के लिए प्रेरणा बनता है, और अपने समय की चीजों को उठा लेते हैं। मेरे पास अभी वो चंबल की बंदूकें गांधी के चरणों में पढ़ रहा हूं तो मुझे तुरंत वो याद आता है उनका, जब जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन जब मीम कल्चर है, जो जेनजी का कल्चर है, वो क्या करता है, उतना ही चीज काटता है कि भाई मेरे बच्चों की अम्मा बनेंगी, और फिर उसका एक अलग से अश्लील मीनिंग निकाल के और फिर उसको आप वायरल करते हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि प्राण जैसा, जिसके नाम से ही खून सूख जाता था हमारा बचपन में, प्राण और अजीत जैसे विलेंस का, कि हम लोग ये भी कहते थे कि अमरीश पुरी, अजीत और प्राण जैसे लोग सिर्फ अमिताभ और धर्मेंद्र जैसे हीरो से पीटे जाएंगे, वो दूसरे हीरो से नहीं पार पाएंगे। ये एक दूसरी बात कह रहा हूँ।
तो वो सोचिए, प्राण जैसे आदमी के लिए हिंसक व्यवस्था नहीं, पूरा उसके भी हृदय पर रुतन की कहानी कह के वापस लौटाने की, आप लौट चले। तो राज कपूर के ग्रेटनेस यहां से चलती है। मतलब आप फटे जूते वाले जापानी को ले लीजिए, जिस पे जूतों पे आप आर्टिकल ढूंढिएगा ना राज कपूर के इस जूते पे, तो आपको कई व्याख्याएं मिल जाएंगी। एक तो खास तौर पे इस जूते का गेटा जूता था जापान का, जो सस्ता होता था। राज कपूर के जूते फटे हुए, तो इसकी एक व्याख्या लोग ये करते हैं कि भाई साहब फटा इसलिए है कि उस पर तुरंत ही एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था। और जापान का सीको घड़ी और तमाम चीजों का भी जिक्र आता है कि वो हमारे यहाँ बड़ा वो माना जाता था कि अरे भाई जापानी, और जापान से हमारा जो प्रेम था मेड इन जापान, एकाएक कालांतर में जाके मेड इन चाइना में कन्वर्ट हो गया। तो जापान से जो हमारे ताल्लुकात होते हैं, राज कपूर उसको भी ले आते हैं बड़े तरीके से, चालाकी से, कहते हैं चतुराई से ले आते हैं। तो वो जब जापान आता है तो लव इन टोक्यो उसके थोड़े दिन बाद आता है। आप देखिए दिल लगी गुड़िया जापान की कहानियों का ना जो किस्सा सिरा है, एक छोटा सा मिल जाए। और राज कपूर को मैं वैसे देखता हूं कि वो सिरा ऐसे पकड़ाते हैं कि उन्होंने चम्मच में चाशनी धरी, शहद धरा और सबके मुंह में चटा दी। कई लोगों ने उसकी उथली व्याख्याएं की और चम्मच पकड़ लिया और उसके शहद को थूक दिया। राज कपूर सिनेमा में वो माइलस्टोन है जिसको नापे बिना हिंदी सिनेमा की के नींव की व्याख्या नहीं हो सकती। नींव लोगों को याद नहीं रहते, इमारतें लोगों को याद रहती हैं, लेकिन राज कपूर नींव के पत्थर हैं। इसलिए हम आज इस पर बात कर रहे हैं कि 100 साल हुआ, 100 साल हुआ और 100 साल इस पे बात किए जाने चाहिए। क्योंकि हमने जो हम क्या हैं कि आप देखिए, स्वतंत्र भारत में राज कपूर सपनों के सौदागर हैं। और भारत की जनता को कड़वी सच्चाई से बड़ा भागने का शौक है। अधिकतर जनता को वो चाहती है कि मैं बस कैसे भी निकलूं और इस सपने को जी लूं। मिथुन का सिनेमा ऐसा ही तो है, क्यों मास का लीडर हो जाता है वो। मनमोहन देसाई का सिनेमा क्या है, वो 3 लोगों का, जब 3 लोगों के हाथ से खून निकलेगा और एक ही माह में चला जाएगा। मेडिकल साइंस में ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सिनेमा की नब्ज पकड़ता कौन है? तो उसके जो आदि पुरुष हैं वो राज कपूर हैं। आप समझ रहे हैं, दुनिया के सबसे शैतान जो विलेन हैं भारतीय सिनेमा के, जीवन और रंजीत, वो एक सांप से डर के भाग जाएंगे और साईनाथ से मूर्ति से फोटो निकलेगी और आंखों में समा जाएगी। मनमोहन चड्ढा सर ने लिखा है इस पर उसमें किताब में। तो मुझे अभी याद आई, असल में जो औद्योगिक शहर के नाक के नीचे जो सारा खेल चल रहा है और जो सवाल उठ रहा है, जो वर्ग विभेद चल रहा है और देश की प्रगति और उसके लिए जो सपने नीति नेताओं ने देखे हैं, उसके खिलाफ सेठ का एक क्रूर चेहरा है। वो शहर के एक लड़के को, जो एक तेज तर्रार लड़का है, वो लेके आता है उसको खोखले आदर्शवाद, खाली जुमले नहीं, बताता है कि भैया ये चीजें हैं, ऐसा करोगे तो तुम ऐसा सेट हो जाओगे। और मिस्टर राज और प्रिंस करके बुलवा लिया जाता है। तो ये सब चीजें है ना राज कपूर के लिए। क्या है कि वो सपना देख रहे थे और सपना बेच भी रहे थे। तो राज कपूर के साथ क्या था कि शैलेंद्र साहिर, ये सारे लोग जुड़े हुए थे, हजरत जयपुरी साहिर कह रहा हूं मैं, और दूसरा ख्वाजा फतेह अब्बास। तो तीनों की तिकड़ी जो है ना, वो स्वप्नदर्शी लोगों की तिकड़ी थी। वो बेहतर समाज के सपने देखने की कोशिश कर रहे थे। और स्वप्न तो देखने ही होंगे ना, क्योंकि भविष्य का जो भविष्य स्वप्न तो कोहकाफ का कुकुनस पक्षी है जो अपनी राख से बार बार पैदा होता रहता है। तो ये वही सपने का मामला है। और दूसरा जो इन सबसे इतर जो मैं नोटिस कर रहा था, गरीबों और अमीरों का भेद। राज कपूर शुरू में जब ये भेद लाते हैं, आवारा में देखिए, जो अपने आवारा शुरू किया था हमने, उस सिरे पे जाता हूँ। गरीब और अमीर की कहानी है। गरीब से जज रघुनाथ को बड़ा नफरत है। गरीब राज जो है, उस सेठ सोनामल धर्माचंद जिनके किचन, जिनके टेबल से जो खुशबू आती है, उसी से गरीबों का पेट भर जाता है। आहा क्या खूब वो आता है। आप ये पूरा दृश्य समझिए आप। ये जो है, या फिर हम भूखे नंगों का राज एक दिन जरूर आएगा। तो गरीब और अमीरों का जो पटकथाओं में कहते हैं ना, कहानियां क्या है, टाइटेनिक क्या है, गरीब और अमीर की प्रेम कहानी है क्या? यही तो है कि रिक्शे वाला लड़का होगा लेकिन लड़की मर्सिडीज से उतरेगी और प्यार में पड़ जाएगी। होता नहीं है ऐसा, लेकिन हम स्वप्नजीवी लोग हैं। और इस सपने की व्याख्या के साथ साथ थोड़ा सा जो यथार्थ का जो कसैलापन है वो भी मिलाया है इस चाशनी के साथ राज कपूर, और शायद इसलिए सबसे सफल फिल्म मेकर हैं। दूसरी बात, मेरा नाम जोकर का जो संदर्भ आया, मुझे लगता है कि उस संदर्भ पे प्रहलाद अग्रवाल सर की टिप्पणी, अगेन वो टिप्पणी मनमोहन चड्ढा सर की किताब में थी, जो मैंने फिर उसके मूल किताब आधी की किताब है फसाना से रेफर किया, कि उसमें कहते हैं कि लोग जोकर का तमाशा देखने आए थे। वो जो आत्मृतात्मक फिल्म है, जोकर का तमाशा देखने आए थे, लेकिन स्टीरियोटाइप है ना, जोकर होगा तो हंसेगा ही, हंसाएगा ही, उसके जीवन में दुख नहीं है जोकर के। लेकिन दुख देख लिया उन्होंने, दुख लिया तो उसे इस सच्चाई से जोड़ नहीं पाए खुद को।
तो फिल्म डूब गई। फिर एक और बात है, उस फिल्म में दिखा रहा हूँ कि उस फिल्म का एक रेफरेंस मुझे याद आता है कि जिस रोड पर की लड़की मीना को लेकर राज कपूर जाते हैं, आप सोचिए क्या स्मार्ट फिल्म मेकर है राज कपूर, कि लड़की जो है टाइम पढ़ रही है मैगजीन प्लेन में, राजेंद्र कुमार फॉर्च्यून पढ़ रहा है और राज कपूर उसमें लाइफ पढ़ रहे हैं बैठ के। मतलब ये ऐसे ही नहीं है, ये भी कुछ बहुत कुछ चीजें फिल्म में जब सीन दर सीन आप देखते हैं तो चीजें टूटती हैं, फिर वो चीज दिखती है, अच्छा हाँ ये, तब लगता है यार क्या कमाल की बात कही गई है। बॉबी का बनाने के पीछे जो बर्बादी का रीजन क्या, मुझे पता नहीं गलत या सही, विजय मैम को पता होगा या मनमोहन सर को पता होगा। मैंने कहीं पढ़ा था या किसी से सुना था कि तब के माफिया हाजी मस्तान ने ऑफर किया था कि राज साहब मैं आपका फैन हूं, हमसे पैसे ले लीजिए आप इस तरह से ठीक नहीं लगता। वो मतलब कृष्णा कपूर के गहने भी गिरवी हो गए थे, पाली हिल का बंगला भी गिरवी हो गया था, तो ये सब फिल्में बनाने की बात थी बॉबी की। तो राज कपूर ने उनको कहा था, लेकिन वो भी तो 2 नंबर का ही पैसा होगा ना, आप समझ रहे हैं। ये जो मासूमियत है, ये जो साफ गोई है, वैसे नहीं है। मतलब वो सही में उसके लिए अपने क्राफ्ट पे भरोसा जरूर था। राज कपूर को पता था कि ये कहानी कहूंगा और हिट हो जाएगी। फिर गरीब अमीर की ही कहानी है वो भी, तो कहानी वही चल रही है और अभी भी हम वही कहानियां डील कर रहे हैं। वर्गीय चरित्रों की अपने चरित्र से निकल कर, अपने वर्ग से निकल के उस एस्टैब्लिश वर्ग को चैलेंज करने की कहानी, ये सबसे चालू फार्मूला है हिंदी सिनेमा का। और ये टाइटेनिक का जिक्र इसलिए किया था कि मोटे तौर पे एक लाइन में कहेगा क्या है, लड़का गरीब है लड़की अमीर है, आप देखिए ना कहानी कैसे ट्रेवल कर रही है। तो ये सब चीजें हैं। दूसरा एक जरूर चीज है कि जो फुटपाथ का दृश्य है जब रचा राज कपूर ने, तब मुझे पता नहीं कि पूरब से जाने वाले लोगों को मुंबई में घुसने दिया जा रहा था कि नहीं, लेकिन सबसे अधिक कामगार चीजें उन्होंने की। ये भी कमाल की बात है, कोइंसिडेंट है कि इसी इलाहाबाद से गया हुआ एक लड़का मिलेनियम स्टार हुआ, गंगा किनारे वाला जो एक छोरा है। तो ये सब चीजें यूं ही नहीं थी। तो राज कपूर तो समय से पहले भी देख रहे थे। बड़ा रचनाकार तो देखता है ना, वो जो सूंघ पाता है, चीजों को समझ पाता है, वो आगे कह देता है। इसी तरह उनकी सारी फिल्म भी आपको दिख जाएगा। समाज का चेहरा जब वो खोलते हैं तो ढंग से खोलते चले जाते हैं। राम तेरी गंगा मैली की व्याख्या करते हुए तो विनोद भारद्वाज ने कहा गंगा में शैंपेन उड़े ली गई, क्योंकि बात यही है ना कि जैसी मैदानों में उतरती है गंगा एक प्रतीकात्मक हो जाती है। आप उस 30 सेकंड 35 सेकंड के दृश्य में मत जाइए जहां मंदाकिनी नहा के निकल रही है, वो बेहद छोटा है, वो याद वही रह जाता है। सीटी मारने वाले तो ट्रेन में बच्चे को दूध पिलाते हुए दृश्य पे भी सीटी मारेंगे, उस मानसिकता को छोड़ दीजिए। लेकिन आप उस बात पे जाइए जो औरत मरने वाली है और पानी दे सकती थी, वो पानी बचा के रखी कि मैं मरूंगी तो ये पानी मुझे गंगा जल चाहिए होगा, मैं बच्चे को नहीं दे सकती, जिसमें ट्रेन छूटती है। कई सारी चीजें हैं। तो बड़ा रचनाकार तभी बड़ा है जब उसकी बातें आने वाले समय से आगे की बात, मतलब आने वाले समय को देख ले और अपने समय से आगे की बात करे। तो राज कपूर का सिर्फ 420 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ 420 की बात नहीं कर रहा, वो जेंटलमैन फॉर्जरी की बात ज्यादा कर रहा है। राजू उसका माध्यम बन रहा है कि श्री लगता है, मतलब जेंटलमैन के आगे ही लगता है, समझ रहे, किसी चोर के आगे श्री नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि राज कपूर के सिनेमा को देखना है तो उनके सारे सिनेमा सब जब गुजरेंगे तब पूरी व्याख्या संभव हो पाएगी। क्योंकि फिर आप जब राज कपूर जब मानसल होते हैं उत्तरार्ध में 80s में आके और सत्यम सुम सुंदरम आता है, तो भी एक मशहूर कोट है ना कि राज कपूर फ्रस्ट्रेशन में वो कह देते हैं कि भाई ये फिल्म और किसी चीज के लिए भले ना याद हो लेकिन जीनत के लिए जरूर याद की जाएगी। स्पेसिफिक में उस शब्द को यूज नहीं करना चाह रहा, बट लेकिन एक चीज वो है। तो ये चीजें भी हुई, बाजार और बॉक्स ऑफिस ने फिर प्रभावित किया, लेकिन चीजें छूटी नहीं। प्रेम रोग तो आया ना, बताया ना कि सामंती परिवार के भीतर एक विधवा के साथ किस तरीके का व्यवहार है, और उनके बीच जो सवाल उठाती हुई औरतें हैं, फिर नंदा और तनुजा जैसी औरतें घर की बहुएं बनी हैं, वो भी सवाल उठा ही रही है ना। तो राज कपूर से ले जा रहे हैं। फिर जब भारत पाकिस्तान का मसला जिस समय चल रहा है, उस समय हिना लाई जाती है। मतलब ऐसा कि जिसको पता ही नहीं है हवा, मैं हूं खुश रंग हिना, उसको बाउंड्री पता नहीं है, और हीरो में बह के उधर ही जाता है, उधर से इधर ट्रेवल करता है। तो अंततोगत्वा एक प्रेमी आदमी है। और राज कपूर के ऊपर पूरी बात करते मैं कहूंगा कि वो सवाल जो राजेंद्र कुमार का है, जो पूछते हैं कि राजू क्या तुम मीना से प्यार करते हो, तो कहता है कि सवाल ये नहीं कि मैं मीना से प्यार करता हूं,
मैं प्यार करता हूँ जो बताता कि मैं प्यार करता हूँ किससे, तो पूरी शय को गिनवा देता है, पूरी जहान को गिनवा देता है। तो राज कपूर वैसा प्रेमी फिल्म मेकर है जो बाजार को भी समझ रहा था और अपने समय के सवालों को भी समझ रहा था, और ऐसा बहुत कम फिल्म मेकर्स में होता है, ऐसा बहुत कम अभिनेताओं में होता है। तो इसलिए राज कपूर के 100 सालों में भी क्या, राज कपूर हिंदी सिनेमा के वैसे चेहरे और वैसे चित्र बनाने वाले लोगों में से रहेंगे जो जब जब हिंदी सिनेमा की बात होगी, आर्ट फॉर्म की बात होगी, राज कपूर अनिवार्य जरूरत बन के सामने खड़े हो जाएंगे। कुछ ज्यादा भाषण दे दिया लगता है मैंने। नहीं मैं एक किताब दिखाना चाह रही हूँ। देखिए जी ये शायद आप लोगों ने पढ़ी हो। हाँ, जी ये पूरी दुनिया में आवारा फिल्म को लेकर के फिल्म अप्रिसिएशन का कोर्स चलाती थी। अरे वाह, अरे वाह। गायत्री चैटर्जी, गायत्री चैटर्जी, गायत्री चैटर्जी, मैं वो इंदिरा चैटर्जी कहता, गायत्री चैटर्जी किताब। वही मैं सोच रही थी कि आपने क्यों इंदिरा चैटर्जी का इंदिरा चैटर्जी एक्चुअली मैम अभी सुबह सुबह ना मैंने सारण डिवीजन में फकीर विद्रोह में इंदिरा चैटर्जी का मैंने पढ़ लिया था एक्चुअली। वो हिस्टोरियन है, तो मुझे अभी निकल गया गायत्री। तब से मैं सोच रही थी ये कहा, इनको मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, कौन है ये? गायत्री, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। ऑडियंस जो सुन रही है उनसे मैं वापस देता हूँ अपने शब्द। ठीक बात है, ये गायत्री चैटर्जी है जी। गायत्री चैटर्जी है, जी जी जी। हाँ, ये मतलब जैसे विनय लाल ने दीवार पे लिखी है, वैसे ये किताब उसी साइज में पढ़ी है, और जहां जहां मतलब मैंने इसको तो अंडरलाइन कर करके उसको पढ़ा है। इसलिए एक सवाल आया है, किससे सवाल है, क्या राज कपूर को सिनेमा का प्रेमचंद कहा जा सकता है? क्षमा त्रिपाठी पूछ रही हैं, जवाब दीजिए। सिनेमा का प्रेमचंद कहा जा सकता है, मेरे ख्याल से कहना चाहिए। देखिए, प्रेमचंद ही जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात करते हैं, वैसे ही आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की बात राज कपूर भी करते हैं। तो सिर्फ इस 2 शब्दों के ऊपर तो मैं मान लूंगा कि हाँ, प्रेमचंद कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जहां प्रेमचंद सिनेमा छोड़ के भाग गए थे, राज कपूर टूट जाने के बाद ही फिर से खड़े हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि वो बेसिकली फिनिक्स है सिनेमा का, कि उन्होंने फिर बॉबी बनाई और बता दिया कि मैं हूं, क्योंकि सिनेमा मेरा प्यार है और उसके लिए मैं जीता मरता हूं। अलग बात है कि उसके बाद आरके स्टूडियो के सामने जब हमने फोटो खिंचवाई एक जमाने में और आरके स्टूडियो घर वालों ने बेच दिया, तो हम लोगों ने कहा कि बाद में इनका ऐसे पतन होना था परिवार का, मुझे नहीं पता। सॉरी, ये अलग बहस है, लेकिन उनकी अपनी जरूरतें रही होंगी। लेकिन आरके स्टूडियो का जाना दरअसल राज कपूर की पूरी विरासत को खत्म करने की कोशिशों के तौर पे ही मैं देखता हूँ। तो प्रेमचंद है वो इस बात पे कि कि परिवार नहीं बचा पा रहा था, लेकिन समाज की जिम्मेदारी थी कि उसको बचाया जाना। बिल्कुल, हाँ, उसको ये भी है, रूप पे रखना चाहिए, उसको अपील के तौर पे रखना चाहिए था मैम। क्योंकि चाइना में जो बड़े राइटर्स हैं, मैंने सुना उनके लिए उनके घरों को, उनके निवास को बड़े तरीके सजा के म्यूजियम बनाया गया। भारत सरकार को भी, और भी देशों में ऐसा होता है। पाकिस्तान तक में दिलीप कुमार और राज कपूर की पुश्तैनी हवेली का मैंने देखा कि उसको लोगों ने अभी सेटल किया है, उसको बनाया है, बना के वैसे ही रख छोड़ा है। तो ये सोचिए, पाकिस्तान में हो सकता था, हम नहीं बचा पाए। ये गंभीर प्रश्न है और मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मुझे ले लेने चाहिए इससे पहले कि हम लोग बजा रहा है एक्चुअली, एक जो छन्नी वाली बात कर रहे थे विमल भाई, उस पे आकृति की टिप्पणी थी कि उस छन्नी की समस्या ठीक कैसे होगी। तो एक बार हम लोग लौटेंगे विमल भाई की ओर छन्नी की समस्या पर बात करने के लिए। और इसके अलावा राज कपूर वाले प्रश्न को हम लोगों ने ले लिया है और मनमोहन सर ने अपनी किताब का नाम लिख दिया, जिसको विमल भाई आपने, मुन्ना भाई आपने बता भी दिया। गौरव मणि त्रिपाठी की टिप्पणी है वाह, और मनमोहन चड्डा सर लिखते हैं हिंदी सिनेमा का इतिहास, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, बाणगंगा, भोपाल। तो एक मैं ये अक्सर मैं सोचता रहता हूँ, कई बार मैंने देखा है कि फिल्म मेकर्स हों या राइटर्स हों, कवि हों, उपन्यासकार हों, एक समय के बाद ना जो उनका लेखन होता है या कविताएं होती हैं या फिल्में हैं, वो अपने किसी एक जो उनका जो पीक पॉइंट होता है या एपेक्स पॉइंट होता है,
उसकी मतलब सिर्फ झलक दिखाते टाइप से होती हैं। तो क्या मतलब जैसे लेखकों को एक समय जीवन में ऐसा महसूस होता है कि अब आइडिया आने बंद हो गए हैं, अब नए विचार नहीं आ रहे हैं, तो क्या फिल्म में के साथ ऐसा होता है? और क्या राज कपूर की जो आखिरी फिल्में हैं उनको हम उस श्रेणी में रख सकते हैं कि उनकी जो और इसी को छुपाने का एक स्मार्ट फिल्म मेकर का ये सारा मूव हो सकता है कि जो फोकस है उसको कहीं और ले चलो, क्योंकि कंटेंट उस तरह से बहुत प्रभावी नहीं है या उस तरीके से बहुत मारक नहीं है, तो उन गैप्स को फिल करना होगा। विमल, आपसे जानना चाहेंगे ये बात हम लोग। हाँ ठीक है, मतलब एक समय के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट तो किसी भी कला में आता है, किसी भी कलाकार में, और बहुत लोग उसके बाद भी बहुत अचानक मीडियोकर काम करते हुए फिर कोई ऐसी रचना लिख जाते हैं, या मीडियोकर नहीं कहना चाहिए, कुछ ढूंढते ढूंढते कुछ लास्ट में ऐसा ढूंढ ही ले जाते हैं, थोड़ी सी कमजोर कह लीजिए मीडियोकर के। हाँ फिर भी मतलब सिनेमा में भी, और सिनेमा में ज्यादा होता है। सिनेमा में ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ग्लैमर का मीडियम है। साहित्यकार तो फिर अपनी मसरूफियतों और अपने शेड्यूल की वजह से हो सकता है धीरे 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 जमीनी तौर से कटता गया हो। फिल्मकार क्या होता है कि उसकी कंपनी ही बदलती जाती है, तो वैसे ही कटता जाता है। बहुत सारे फिल्मकार जो हमारे क्षेत्रों से आए, जिनको देख के हम लोगों ने सिनेमा बनाने का सपना देखा, उनकी शुरुआती फिल्में देखिए आप, और अभी 20 साल फिल्में बना ली हैं उन्होंने, तो फिर उनकी फिल्में देखिए जब उनके पास स्टूडियो की बैकिंग हो गई है, उनके पास बड़ा प्रोडक्शन हाउस का सपोर्ट हो गया है, बड़े स्टार्स मिल गए हैं उनको, तो उनका शुरू का सिनेमा जो बहुत स्ट्रगल में बनाया गया है, बहुत पुराना नहीं, मतलब 95 के बाद की सिनेमा की बात कर रहा हूं मैं, जो एक नए डायरेक्टरों की खेप आई है, तो उनका जमीनी अनुभव धीरे धीरे कम होता गया। वो मसाला जो वो देसी मसाला लेके घर से अपने गांव से चले थे, इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर से, वो धीरे धीरे कम होता गया। तो धीरे धीरे फिल्म में रियलिटी, उसको वो कुछ एलिमेंट होता है जो आप कितनी भी स्मार्ट राइटिंग से, कितनी भी खूबसूरत सिनेमेटोग्राफी से आप ढक नहीं सकते। वो एक रॉनेस होती है, वो एक चीज होती है जो आपकी अपनी होती है। वो सिर्फ सिनेमा का डायलॉग या भाषा नहीं होता है, वो एक तेवर होता है जो आप अपनी मिट्टी लेके आए होते हैं अपने से, तो कम होता है डेफिनेटली। लेकिन मैं ऐसे राज कपूर को तो इसमें कतई नहीं देख सकता। राज कपूर की जो शुरू से जो शैली रही है, अपने मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में रहते हुए, आम लोगों की भाषा में बात करते हुए किसी एक मुद्दे को उठाना और उसको गीत संगीत से, एक बॉलीवुड सिनेमा का फॉर्मेट ही उनका बनाया हुआ है। एक्चुअली उन्हीं का बनाया हुआ फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं मोर और लेस। जो शीशे वाला सीन बोल रहे थे मुन्ना, जिसको दिलीप कुमार ने कॉपी किया था, अमिताभ ने कॉपी किया, तो हम उनके फॉर्मेट पे चल रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसे बॉक्स ऑफिस के हिसाब से, फिल्मों के लाउड होने के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से थोड़ा जाए तो बदलता हुआ नजर जरूर आता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो फेल हो गए थे या उनका सिनेमा कोई ऐसा छटपटा रहा था वो फॉर्म पाने के लिए जो फॉर्म था उनका। ये जो परिष्कृत हुआ था उनका सिनेमा, ये जो चेंज हुआ था, वो उनका अपना बहुत सजग चुनाव था और होशो हवास में किया गया चुनाव था। जी, मैं छन्नी वाली बात, हाँ कहता हूँ, बोल लीजिए, छन्नी वाली बात। अच्छा, आप मुन्ना बोल लीजिए। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि मुझे दो इस दौर की चीजें आती हैं। मैं बहुत क्रिटिकल होकर नहीं देखता। असल में क्या है कि सबसे ज्यादा लोगों ने क्या किया है ना कि इसके लिए एक पुराना कोट है पत्रकारिता को लेकर, उससे मैं अपनी बात करता हूँ। 30 के दशक में जब बाबूराव विष्णुराव पराड़कर जो कल्याण से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था आगे चल के पत्रकारिता व्रत नहीं वृत्ति बन जाएगी। और अब किसी मतलब कहने का मतलब ये था कि कोई महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती का वो एडिटर नहीं बनेगा। वो कोई एमबीए पास आएगा, बड़े एजेंसी से बताएगा कि इतना चाहिए इसमें मटेरियल, इतना चाहिए एडवर्टीजमेंट, इतना चाहिए फलाना ढिमकाना, तो उनको कट टू कट मसाला मिल गया। अच्छा ये चाहिए, ये चाहिए, अच्छा बाप का मर्डर कर दो, बड़ा होके मारेगा, और बीच में एक आइटम सॉन्ग डाल दो, हीरोइन को मिला दो। ये सब जो एक फॉर्मेट सेट हुआ। लेकिन इसी बीच मुझे 2-3 बड़ी शानदार चीजें आई। एक तो मेरे बचपन का देखा हुआ जो दूरदर्शन का मालगुडी था, वो एक नए फॉर्मेट में, नए लिफाफे में आया अमेजन पे, जिसको बहुत कम जिक्र होता है, जिसका उसका नाम है हाफ पैंट फुल पैंट।
आशीष विद्यार्थी का, उसे लोगों को देखना चाहिए। दूसरी बात, पता चलता है कि जिस इनोसेंस की हम तलाश राज कपूर के सिनेमा का देखते हैं, करते हैं, जिसमें हमारे लिए स्वामी बड़ा किरदार है बालगुटी का, वहां आपको जो लोग जुड़े हैं उनको जरूर देखना चाहिए हाफ पैंट फुल पैंट, कि कैसे हाफ पैंट फिर जिस एपिसोड में एंड होता है वो फुल पैंट वहां से शुरू होगा। अब सीजन का भी दूसरा बना। तो दूसरा, राम सिंह चार्ली जो आई थी कुमुद मिश्रा की, बहुत उस पे चर्चा हुई नहीं। तीसरी सबसे जो कमाल की बात है, जुबली का जिक्र इसलिए जरूरी है कि वो राज कपूर की कहानी, फिर आप सोचिए देविका रानी की कहानी, अशोक कुमार गांगुली की कहानी, ये सारी कहानियों का मिक्सचर करके एक कहानी बनी जुबली नाम से, जो अमेजन पे है। उसमें जय खन्ना जो बना है, सिद्धांत गुप्ता, अद्भुत कास्टिंग है उसकी। तो वो लड़का कहता है कि उधार के लिए मैं अपना ईमान थोड़ी गिरवी रख दूंगा, और उसको फिल्म बनाना है अपनी। आप देखिएगा स्टूडियो कल्चर टूट रहा है, स्टूडियो सेटअप टूट रहा है। एक तरफ संगम जा लेके गए विदेश में, और स्टूडियो टूट रहा था, गुरुदत्त कागज के फूल बना रहे हैं, सिनेमास्कोप फिल्म ले आते हैं पहला। लेकिन ये जो लड़का है ना, ये अलग तरीके का काम कर रहा है। प्रसेनजीत का किरदार जुबली में सुसाइड कर लेता है, ठीक है, कई सारी कहानियों करेंगे। जय खन्ना प्योरली राज कपूर के स्टाइल में चलता है, भले टैक्सी ड्राइवर बना रहा है, लेकिन कहानी दरअसल राज कपूर की चलती है। गानों का ट्रीटमेंट भी वही है। प्यार हुआ इकरार हुआ का जो सीक्वेंस है वैसे चुराते। तो कुछ डायरेक्टर तो हैं जो कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए कर पा रहे हैं कि उनके पास एक बड़ा, उनके आइडिया में इन्वेस्ट करने वाला एक बाजार, एक बड़ा कंपनी लगा हुआ है, एक बड़ी पूंजीपति जो घराना है वो लगा हुआ है कि हाँ ये बनाएगा, इसको, इसका एक फैन बेस से बना लेगा, तो बना ले रहे हैं। लेकिन जो भीतर से आए हुए लोग हैं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, भीतर से मतलब देश के भीतर से, जैसे मेरी जब बात होती है जो बाहर से एस्टेब्लिश एक्टर्स हैं, चाहे बिमल भाई लोग से, हम लोग बार बार ये कहते हैं कि पहले हीरो हीरोइन मिलते ही स्विट्जरलैंड पहुंच जाते थे, लेकिन अब फिल्म बनाने वाला हो, चाहे रिक्शा चला रहा हो, लेकिन स्विट्जरलैंड जाकर वो तुरंत प्यार करेगा, इंग्लैंड प्यार करेगा। अब भाई उनके सपने ही वैसे थे, रिश्तेदार ही वहां बसे हुए हैं। अब बरेली की बर्फी आ रही है, उसका प्यार ही वहीं चलेगा। या फिर अभी जो आई राज सांडिले की लिखी हुई कहानियां हैं, वो सारी कहाँ हैं? वो सब छोट, आप उनके कंटेंट से आपत्ति कर सकते हैं कि वो कैसा बना रहे हैं, लेकिन एक बात है, पॉपुलर फ्रेम में आदमी इंटरटेनिंग मसाला दे रहा है एक मैसेज के साथ, और वो क्या चले जा रहा है, ऋषिकेश हरिद्वार यही घुमा रहा है, आगरा ग्वालियर लुका छिपी, ये सब चीजें देखिए ना। मुंजे कहानी, स्त्री कहाँ सूट हो रही है। तो जिस तरीके का किरदार है, उस तरीके, जिस तरीके का प्लॉट है, वो बेवजह का एग्जरेशन नहीं करके वहीं घुसा रहे हैं ये। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हीरो का, अगर हीरो को बीमारी भी होगी ना, अगर उसको खांसने की बीमारी है, तो उसका इलाज MIT में होगा जाके, उसका इलाज होगा तो जाके स्विट्जरलैंड के किसी उसमें होगा। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन पैरेलल धारा जो है वो अभी भी स्ट्रांगली चल रही है, और OTT ने स्पेस दिया है, तो ऐसी चीजें भी बननी शुरू हुई हैं। तो मैं 3 चीजों का जिक्र कर रहा हूँ, बिबल भाई की बात से सहमति रखते हुए। ये 3 देखी जाने वाली चीजें हैं। और राज कपूर को, अगर आपको राज कपूर के जुनून को समझना है, तो जय खन्ना को देखिए आप जुबली में जाके। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपका जवाब दे दूं, आपसे सहमत होते हुए सारी बातों से, जी, कि हम जो चीजें, जो धाराएं हैं वो तो धारा है ही है, और ढेर सारा OTT आने से ढेर सारा प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हो क्या रहा है, छोटे शहर में जाके कहानियां क्यों कह रहा है? कोई भी चीज जब बन रही है और हिट हो रही है ना, वो फटाक से फॉर्मूला बन जा रही है। पहले फॉर्मूला बनने में एक टाइम होता था, 2 साल 4 साल 10 साल होता था। अभी क्या हुआ कि एक आयुष्मान खुराना की एक फिल्म हिट होती है कि वो छोटे शहर में आम आदमी बना है, आम जिंदगी जी रहा, शहर का नाम आता है। पहले तो शहर के नाम भी नहीं होते थे, बदमाशों के ही नाम होते थे। शहर का नाम आ रहा है, एटलीस्ट तो शहर की पहचान आ रही है, उसकी खासियतें दिखाई जा रही हैं, वो फिल्म हिट हो जाती है। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब ये एक फॉर्मूला है कि एक छोटे शहर की कहानी होगी, उसमें एक सामाजिक मुद्दा डाला जाएगा, उसमें एक रोमांटिक ट्रैक होगा, और ये चलता रहेगा। तो दिक्कत ये, अब एक समस्या हल होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। लोकेशन रियल हो गई है, रियल कहानियां कहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक फिक्स फॉर्मेट में। उसको हम कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं आयुष्मान खुराना राजकुमार राव फॉर्मेट। एक आयुष्मान खुराना मेनली, कि एक मुद्दा उठाओ, छोटा शहर पकड़ो। अब वो धीरे धीरे उसमें वेरिएशन आ रहा है। अभी क्या होगा, छन्नी वाली बात मैं यही कह देता हूं कि होगा क्या और होना क्या चाहिए कि बीच का जो गैप है उसी पीस रहे हैं हम लोग। तो उस पिसते पिसते अभी दिखता यही है कि होगा यही कि छन्नी का जो छालने वाला है वो बदलेगा धीरे धीरे। और उस बदलने में यही होगा कि एक दौर होता है जब एक ही जैसा सिनेमा आने लगता है, तो कुछ फ्रेश एयर की तरह अचानक से 4-5 साल के अंतराल में ढेर सारे नए नए डायरेक्टर आते हैं। आपको पता चलता है कि अनुराग कश्यप, श्रीराम राघवन, विशाल भारद्वाज,
सुधीर मिश्रा, एक साथ मतलब 5-7 साल के अंतराल पे इतने फ्रेश डायरेक्टर फ्रेश कहानियां लेके आ जाते हैं कि पूरा सिनेरियो बदल जाता है। फिर वो चलता है यही ढर्रा 20 साल, तो 20 साल के बाद वो समय आ चुका है कि कुछ फ्रेश कहानियां, कुछ फ्रेश वॉइसेस, कुछ फ्रेश लोग, कुछ नए तरह का सिनेमा ले आए, एक फिर से रिवोल्यूशन हो। बहुत टाइप्ड हो गया है मामला सब कुछ। आज कोई फार्मूला बनता है, कल टाइप्ड हो जाता है, वो उसी को फॉलो करके फिर फिल्में बनने लगती। एक सुंदर फार्मूला क्रैक होता है, उसको बना बना के फिर गड़बड़ा दिया जाता है। जी बिल्कुल, ये काफी सारी बातें आज हुई। राज कपूर को हम लोगों ने याद किया, राज कपूर के बहाने आज के दौर की फिल्म मेकिंग पे बात हुई, और आज के दौर की फिल्म मेकिंग पे बात हुई, तमाम सारे विषयों पे बात हुई हम लोग की। श्री 420 पे हम लोगों ने बात किया, राम तेरी गंगा मैली पे बात हुई, आवारा की बहुत सारे सीन्स रिवाइंड हो गए, गुरुदत्त तक मामला गया जिस पे फिर कभी बात होनी है, ऐसा मुन्ना भाई ने आश्वासन दे रखा है। और विमल भाई ने मौका देख करके 90s को कुछ कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, जिसपे हम लोग फिर कभी नहीं, मैं खुद दीवाना हूँ 90s के दीवानों में, मैं भी हूँ, तो मैं ही कटघरे में खड़ा कर सकता हूँ, मुन्ना ही कर सकते हैं। हम लोगों ने इतना प्यार दिया है, खून पसीना दिया है हम लोगों ने, बिल्कुल इमोशन दिया है। तो अब मैं अनुरोध करूंगा विजय मैम से कि हमारे इन दोनों वक्ताओं को धन्यवाद दें और आज के कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करें। उससे पहले सिर्फ एक आवश्यक सूचना कि ये जो स्क्रीन पे आपको नीली पट्टी दिखाई दे रही होगी, इस नीली पट्टी पर नीचे एक मोबाइल नंबर भी दिख रहा है, और इस मोबाइल नंबर के दिखने का उद्देश्य ये है कि यदि आप सृजन संवाद के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो हम चाहेंगे कि आप इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप संदेश भेजें और आपको इस ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और कार्यक्रम की समाप्ति पर शालिनी कपूर जी भी हम लोग के साथ जुड़ गई हैं, और इनकी टिप्पणी है कि फिलहाल तो सिनेमा में बहुत अलग अलग कंटेंट पर फिल्में बन रही हैं, जिससे अब हम लोग सहमत हो जाते हैं। और स्टेज विजय शर्मा मैम। मैं समझती हूँ कि जितने भी लोग आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, सबको आज की इतनी गंभीरता से की गई चर्चा का लाभ अवश्य मिला है। हमारे साथ सिनेमा से जुड़े हुए लोग जुड़े हुए हैं, और वक्ता तो हमारे हैं ही सिनेमा के लोग। कई बातें मुझे भी सीखने का मौका मिला, मैंने भी आज कई बातें सीखी, और जिस तरीके से विमल चंद पांडे ने अपनी बात रखी, कहीं से भी असहमति की गुंजाइश नहीं बनती है। उन्होंने अपने तर्कों के साथ अपनी बात रखी, नायिकाओं पर बात की, नायिकाओं को स्थापित किया, राज कपूर की नायिकाओं को स्थापित किया। और डॉक्टर M.K. पांडे तो सिनेमा अध्ययन अध्यापन से जुड़े ही हुए हैं, और जहाँ तक मुझे मालूम है वो सिनेमा स्टडी का एक ग्रुप भी चलाते हैं, और अपने यहाँ सिनेमा से जुड़े हुए कार्यक्रम भी करते हैं। तो उनकी राज कपूर पे जो जानकारी है उस पर तो किसी को शक हो ही नहीं सकता है, और उन्होंने खूब अध्ययन किया हुआ है राज कपूर का। उनको डायलॉग भी याद है, उनके राज कपूर के ऊपर लिखी हुई पुस्तकों की भी पूरी जानकारी है। तो ऐसे वक्ताओं को अपने बीच पा करके सृजन संवाद बहुत ही प्रसन्न है, मैं कहूँगी गौरवान्वित है कह सकती हूँ, और हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वैभव मणि जी तो सृजन संवाद के अंतरंग अंग हैं, बहुत ही सक्रिय सदस्य हैं, और आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनी है, जो संचालन हो रहा है, जो पोस्टर बना है, जो स्ट्रीम यार्ड पर हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं, उसका सारा का सारा से वैभव मणि जी को जाता है। वो बहुत व्यस्त हैं, यायावरी वाया भोजपुरी चलाते हैं, अभी गोरखपुर
फिल्म फेस्टिवल में बहुत, लिटरेचर फेस्टिवल में बहुत व्यस्त थे। उसके बावजूद उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और कार्यक्रम को न सिर्फ रूपरेखा दी वरन सुचारू रूप से संचालित भी किया। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे साथ ढेर सारे सिने प्रेमी और सिने विशेषज्ञ फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। मीडिया का अवश्य धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मीडिया, खास करके जमशेदपुर का मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो अथवा प्रिंट मीडिया हो, वो सृजन संवाद के प्रति बहुत ही शुभकामनाएं रखते हुए हमेशा उसकी जो भी खबर होती है उसको प्रसारित करते हैं और उसके चलते हम दूर दूर तक पहुंच पाते हैं। सोशल मीडिया से भी हम जुड़े हुए हैं, तो मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और जैसा कि हम जानते हैं, सृजन संवाद हमेशा नए लोगों को जोड़ना चाहता है और नई पीढ़ी को सिनेमा, साहित्य और कलाओं का चस्का लगाना चाहता है। ये इसका एक बहुत महत्वाकांक्षी उद्देश्य है। उसकी ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं और अगले महीने का कार्यक्रम हमारा तय हो चुका है, जल्दी ही उसकी घोषणा होगी। वो हमारा 145वां कार्यक्रम होगा। मैं चाहूँगी कि हमारे दोनों वक्ता, वैभव जी तो जुड़े ही हुए हैं, दोनों वक्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े, कार्यक्रमों में आए, कभी श्रोता के रूप में, कभी वक्ता के रूप में, कभी पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे हाथ अवश्य चाहिए जो भविष्य की योजनाएं बना पाए सृजन संवाद के लिए, साहित्य की और कलाओं की तथा सिनेमा की। ये तीन विधाएं लेके हम चल रहे हैं, कला, साहित्य और सिनेमा। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग जुड़ें और नए नए विचार दें, क्योंकि जब नए लोग जुड़ते हैं तो नया रक्त प्रवाहित होता है, संस्था और मजबूत हो जाती है और आगे बढ़ती है। इसी के साथ मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वैभव जी को माइक सौंपती हूँ ताकि वो कार्यक्रम को आगे ले जाए। माइक ऑफ है वैभव जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, दोनों साथियों का विशेष धन्यवाद और उन सभी लोगों का धन्यवाद जो आज इस कार्यक्रम में लाइव जुड़े थे। अगले महीने की, जैसा मैम ने बताया, कि बहुत जल्द हम लोग घोषणा करेंगे और बहुत जल्द सृजन संवाद के इस प्लेटफॉर्म पे, इस फेसबुक पेज पे आप सबसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।